हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, कैसे हैं सबके सब। परिश्रम बैच में आप सभी माय डियर लल्लूलाल्स का हृदय से स्वागत है। मेरे चरणों में आप सभी का कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करता हूं। मैं आज लेकर के आए हैं आपके लिए लकेचर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13। ठीक है, लकेचर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 13। सोचा तो था कि इस चैप्टर को हम वन शॉट में पूरा कर देंगे, परंतु ना हो पाई तो मैं क्या कर सकता हूं, मतलब ठीक है, ओके इट्स फाइन, ठीक है ना। लेकिन आज हम इसको पूरा कर देंगे। हैं नहीं, अंधेरा कायम रहे। ठीक है जी जी, भारत माता की जय बेटा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। अगर मेरी आवाज आप सभी तक पहुंच पा रही है तो कृपया करके फायर वाला इमोजी लगा दें। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो इस चैप्टर का वो वाला पार्ट है जो कि जनरली बच्चों ने पहले नहीं सुना होता। जी हां, कल जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो पार्ट था जो जनरली बच्चों ने पहले से सुना हुआ होता है। 9th क्लास में 11th क्लास में कुछ कुछ बातें सुन लेते हैं बच्चे, लेकिन अब जो हम पढ़ेंगे वो एकदम ही नई नई बातें होंगी। तो नई नई बातों को एक नया दिन देना बहुत जरूरी था, नहीं तो कल भी करवा सकता था मैं आपको बताऊं कि आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला। आज का लेक्चर 1 घंटा चल जाए मुश्किल से बहुत है, ठीक है ना। खैर इतनी बातें अगर होंगी तो फिर 1 घंटा तो चल ही जाएगा। आईफोन ले लिया? नहीं बेटा, आईफोन क्यों लेना है? कोई कारण नहीं है मेरे पास आईफोन लेने का। अगर कोई कारण आपके पास हो आईफोन मुझे दिलवाने का तो बता देना भाई, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों से सबसे चंदा इकट्ठा करूंगा, 1-1 रुपया। इतने बच्चे तो हैं हमारे परिश्रम बैच में कि सब 1-1 रुपया भी अगर देंगे तो मेरा आईफोन बेटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो अपन चंदा लेंगे, मैं क्यूआर ले आऊंगा यहां पे, ठीक है। वो क्यूआर को आप स्कैन करना, 1 रुपया मुझे चंदा दे देना, ठीक है ना। बढ़िया आईफोन में ले आऊंगा आप लोग के पैसे से, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा, मजा आ गया। संडे को एक्स्ट्रा क्लास, नो नीड, कोई आवश्यकता नहीं है संडे को एक्स्ट्रा क्लास की। मैं ऑलरेडी एक्स्ट्रा क्लास दूसरे बैचेस में ले रहा हूं भाई, ठीक है। तो आप लोग की वैसे भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आई तो वर्क ऑल 7 डेज 365 डेज 24 आवर्स, नहीं 24 आवर्स तो नहीं, मतलब कुछ घंटे सोता भी हूं, लेकिन वैसे मैं हर दिन काम करता हूं। हर दिन पढ़ाने का काम बहुत जरूरी होता है, ठीक है, बहुत मजा आता है करने में, ठीक है ना। तो काहे परेशान होना। चलिए लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। और यहां तक की बातें देखो हमने कल कर ली थी। कहां तक की कंपोजिशन पूरा देख लिया था, साइज देख लिया था, फोर्स देख लिया था, ये सब चीजें देख ली थी। मास एनर्जी रिलेशन भी देख लिया था। वही याद करो, 1 AMU को अगर पूरा समाप्त कर दिया जाए, वो पूरा मास एनर्जी में तब्दील कर दिया जाए तो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल करके आता है, जो मैंने कल आपको निकाल के दिखाया था। वो यहां तक की बातें थी। आज चर्चा होगी मास डिफेक्ट पर, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पर, और उसका वेरिएशन मास के नंबर के साथ जो होता है, फिजन फ्यूजन की बातें। यानी आज जो बातें होने वाली हैं वो सब नई नई इंटरेस्टिंग बातें होंगी। और हो सकता है कि आप हर बात सुन करके हैं ऐसे करो, हैं ऐसा भी होता सर, हैं ऐसा एक्सप्रेशंस आपके बन सकते हैं, तो कृपया उन्हें कंट्रोल करिएगा, ठीक है ना बेटा। आइए एक एग्जांपल के साथ शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, ठीक है। आप मुझे एक बात बताना, मान लो कि मैं आपके घर आता हूं, ठीक है। इमेजिन करिएगा, है ना। यहां तक हमने बातें कल कर ली थी। आज हमको यह पढ़ना है, मास डिफेक्ट पढ़ना है ना। तो मैं आपको एक खाली पेज से समझाता हूं कि इस मास डिफेक्ट का मीनिंग क्या है ना। हां, तो मैं ये कह रहा हूं कि मान लेते हैं कि मैं आपके घर आता हूं, ठीक है। तो मैं घर आया, क्या खिलाओगे पिलाओगे भाई मुझे? समोसा ठीक रहेगा मुझे लगता है। चटनी हरी वाली ही मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि मीठी चटनी मीठों के लिए है। मैं मीठा नहीं हूं तो मैं हरी चटनी प्रेफर करूंगा, ठीक है ना। थोड़ी सी तीखी, मजा आता है। तो समोसा ठीक रहेगा, चटनी हरी वाली ठीक रहेगी, साथ में थोड़े से गैप के बाद दूध ठीक रहेगा। आई प्रेफर दूध, चाय कॉफी आई डोंट प्रेफर, ठीक है। तो दूध ठीक रहेगा। बस ये बात का ध्यान रखना, मेरा जो मेन्यू है वो यही है, सेट मेन्यू एकदम, ठीक है ना। हाँ, तो जब मैं आपके घर आऊं, साथ में मैं एक वेइंग मशीन भी लाऊं। जस्ट इमेजिन, मैं आपके घर आऊं, साथ में एक वेइंग मशीन भी लाऊं। और वेइंग मशीन में मैंने क्या किया, एक एक करके आपके घर वालों को तोलना शुरू कर दिया। अरे सर, हमारे घर वाले कोई टिंडे तोरी है कि? अरे टिंडे तोरी नहीं यार, मैं सबको वे करके देख रहा हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मान लेते हैं आपके घर में 6 लोग हैं, 6 पीपल आर देयर इन योर होम, है ना। दादाजी, दादी जी, पिताजी, माताजी, आप और सिबलिंग, ठीक है। सिबलिंग ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन अपन 6 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब टोटल घर में 6 लोग हैं, ठीक है। अब क्या हुआ कि मैंने एक एक करके सबको बोला कि दादाजी प्लीज आइए, चढ़िए इसके ऊपर, ठीक है ना। तो दादाजी आ रहे हैं अभी।
लेट द दादाजी कम। तो दादाजी आए 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 आए, इस पर चढ़े, ठीक है, चढ़ा दिए। मैंने कहा अब उतर जाओ, मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो दादाजी का मास जो था, है ना, मास ऑफ दादाजी, मास ऑफ दादाजी, मास ऑफ दादू इज, सपोज करते हैं हम 70 kg, ठीक है, बढ़िया एकदम फिट दादू है, 70 किलो के दादू है, ठीक है, 70 kg दादू का मास, ठीक है। फिर मैंने बोला, मैं कहा दादी जी एक बार जरा आप भी आ जाओ दादी जी भी आ रही हैं एकदम, है ना, मस्त चलती हुई, मस्त आराम आराम से। मैंने कहा एक बार जरा इस पे आके खड़े हो जाइए दादी जी, ठीक है। मैंने रिकॉर्ड कर लिया, दादी जी भी इससे उतर गई, दादाजी के बिल्कुल अगली बगली जाके बैठ गई, ठीक। दादी जी का मास, दादी जी का मास, दादी जी का मास सपोज करते हैं हम 65 kg है, 65 किलो, ठीक। फिर मैंने बोला, मैं कहा पिताजी आप आ जाइए। तो पिताजी आ रहे हैं, अब आपके फादर साहब आ रहे हैं, थोड़े से स्ट्रिक्ट हैं थोड़े से ऐसे चल के आते हैं, लेकिन आ रहे हैं, कम से कम मेरी बात मान लेते हैं, है ना। तो फादर साहब आए, फादर साहब इस पे चढ़ गए। अब फादर साहब है, थोड़े से तगड़े हैं। मैंने कहा फादर साहब थोड़ा साइड आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आपका भी मास हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। फादर साहब का मास रिकॉर्ड किया तो 80 kg के आसपास आया, बढ़िया एकदम फिट है भाई, एज के हिसाब से बढ़िया मास है, कोई टेंशन नहीं, ठीक। फिर माताजी आई, मैं कहा माताजी पधारिए आप, माताजी भी आ रही, पधारो मार, देखो मटक मटक की आ रही ना, माताजी है ना, हाँ, तो मटक मटक की आ रही, ठीक है। तो माताजी भी आ गई। माताजी को मैंने बोला हाँ जी रिकॉर्ड हो गया, आप चले जाइए पिताजी के साइड में, ठीक है ना, हैप्पी करवा चौथ। तो माताजी भी आ गई हैं। माताजी का मास 60 kg है, बढ़िया मास, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मस्त, ठीक है ना। फिर मैंने बोला, मैं कहा लल्लू लाल कम ऑन नाउ योर टर्न। लल्लू लाल आया फटाफट, मैं कहा चल हट जा, ठीक है। लल्लू लाल का ही मास रिकॉर्ड कर लिया, ये है लल्लू लाल का मास, कितना है, ज्यादा नहीं है, 50 किलो है बस, 50 kg, मात्र 50 kg। लल्लू लाल है, ढीला डाला लल्लू लाल है हमारा, 50 किलो का मास है, ठीक है ना। अब सिबलिंग आते हैं, सिबलिंग जी को बोला कम ऑन सिबलिंग कम हियर। सिबलिंग जी भी आए और उनको भी हमने साइड में पटक दिया। हमने कहा भाई सिबलिंग का मास है ना, सपोज कर लेते हैं, बड़ा सिबलिंग है तो 65 kg सपोज कर लेते हैं, 65 किलो है, ठीक, बढ़िया, ओके डन। टोटल करना जरा, सबको टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है, टोटल करो और बताओ कितना आ रहा है। पूरी फैमिली का मास कितना है, पूरी फैमिली का मास बताओ कितना है, करिए टोटल करिए, बताइए कितना आया। अबे हंस क्या रहे हो भाई, टोटल करके बताओ कितना आया। अबे हंसी क्यों आ रही है भाई, मुझे टोटल करके बताओ कितना आया। हाँ, एक एक करके पूरी फैमिली तोल दिया मैंने। हाँ, अब बताइए कितना है टोटल मास, कितना है। मऊवन, अरे मऊवन तो दुश्मन था, याद करो, मऊवन सिबलिंग नहीं हो सकता बेटा, सिबलिंग होता है खून का रिश्ता, खून का रिश्ता। हाँ, अबे कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं है, अभी सुन ले, कॉन्सेप्ट बताया नहीं है अभी सुन पहले, कितना मास आया ये। एक तो तुम्हारा 410 और एक 490 बोल रहा है, 4, हे भगवान, 390 है कि 410 है, एक बार मैं कैलकुलेट करूंगा, तो मैं कैलकुलेट करूं। हे भगवान, तुम भाई मैथ ना कर पा रहे यार, तुम क्या बायो के स्टूडेंट, इतना कितना घटिया बायो हो सकता है यार, कि तुम ये ऐड नहीं कर पा रहे हो यार, तुमसे ऐड नहीं हो पा रहा है, कैसे बायो के स्टूडेंट, हद हो गई है यार। 390 किलो बनेगा, ठीक है, 390 kg है, 390 kg है, ठीक है। सबका ऐड करके जो आया वो 390 किलो आया, ठीक है ना। फिर मैंने पता क्या बोला, मैं कहा देखो आप एक परिवार हो गए नहीं हो, मुझे बताओ, नहीं मुझे बताओ, आप एक फैमिली हो नहीं हो। बोले हाँ फैमिली है जी, बिल्कुल फैमिली है। मैं कहा प्यार है नहीं है जी, बिल्कुल बहुत प्यार है जी, बहुत प्यार है, बहुत ज्यादा, आपस में बहुत ज्यादा प्यार करते हैं हम, 6 के 6 लोग परिवार के तरीके से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से। मैं कहा फिर एक काम करो, सारे इकट्ठे हो जाओ एक बार, सारे इकट्ठे हो गए। मैं कहा इकट्ठे हो जाओ, मैं कहा दादा दादी आप भी इकट्ठे हो जाओ, सारे साथ में आ जाओ। बोले ठीक है, साथ में आ गए। बोले अब एक काम करो, अब सारे एज अ परिवार इस पे चढ़ जाओ, ठीक है। ये कैसे रह गया, ओए इसकी मुंडी है ना, ये भी कई बीच में जाके सेट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, सबका इंडिविजुअल मास ऐड करा तो 390 किलो आया, ठीक है। अब मैं सारी फैमिली को इकट्ठा खड़े कर दे रहा हूं। बेटा मशीन नहीं टूटेगी, टेंशन ना ले, मेरी मशीन है, आरडीएक्स मशीनरी है, आरडीएक्स मशीनरी, आरडीएक्स इंडस्ट्रीज, आरडीएक्स एयरलाइंस, आरडीएक्स हैंडीक्राफ्ट्स,
आरडीएक्स टेक्सटाइल्स, इस तरीके से मेरा काफी फैला हुआ बिजनेस है बेटा। आरडीएक्स टेलीकॉम भी स्टार्ट करने वाला हूं मैं, एंड नेक्स्ट कमिंग जो 1-2 सालों में निकलेगा वो एक और कंपनी बनने वाली है, वो है आरडीएक्स सेमीकंडक्टर्स। जी हां, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर भी आपका सेमीकंडक्टर पर है। तो मशीन नहीं टूटेगी बेटा, मशीन जो है वो आरडीएक्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से निकल के आई है। ठीक, तो अब आप मुझे बताइए कि जब ये सारी फैमिली इसके ऊपर चढ़ जाएगी तब मशीन कितना मास रिकॉर्ड करनी चाहिए? तब मशीन कितना मास रिकॉर्ड करनी चाहिए? हाँ, आरडीएक्स विशाल मेगा मार्ट, यस कोलैब एक्चुअली में वो बेटा, मैं वहां नौकरी नहीं करने जा रहा था। विशाल मेगा मार्ट में मैंने नौकरी नहीं करी है बेटा, वहां मैंने कोलैब प्रपोज किया है। मैंने कहा आप मेरे साथ कोलैब करिए, आरडीएक्स विशाल मेगा मार्ट मिल करके हम लोग संभालेंगे और मिल के लूटेंगे लोगों को। हाँ हाँ, सही बात है, सही बात है, उतना ही आना चाहिए। बात तो सही है, बात तो सही है कि उतना ही आना चाहिए, बात तो सही है कि उतना ही आना चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली जब आप सबको अलग अलग करके चढ़ाते हो तो 390 किलो आता है, जब सबको इकट्ठा करके चढ़ा देंगे तो भी 390 ही आना चाहिए भाई। पर क्या हुआ पता है, ये 350 आया। आप मुझे बताओ क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये जो चीज मैंने बोली है पॉसिबल है? 390 नहीं रिकॉर्ड हुआ, 390 नहीं रिकॉर्ड हुआ, 350 रिकॉर्ड हुआ। क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? मैंने कहा था ना, ऐसा मुंह बनाने लगोगे। देखो देखो अब मुंह बना रहे, देखो गुरलीन कौर का मुंह देखो जरा कैसे बन रहा है ना, कह रहे नो नो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बस यही मुझे आपको विश्वास दिलाना था कि हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ बनाओ बनाओ, ऐसा मुंह बनाओ, मुंह देखना है मुझे, वो मुंह देखना है भाई, वो मुंह देखना है जो आप ये कह रहे हो कि नहीं हो सकता, नेवर पॉसिबल। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि ये पॉसिबल हुआ, ये सच है, ये सच है। बस ये किसी फैमिली के साथ नहीं हुआ ऐसा काम, ये हुआ न्यूक्लियॉन्स के साथ। न्यूक्लियस के अंदर जो फैमिली रहती है उसका नाम क्या है? न्यूक्लियॉन्स। जब न्यूक्लियॉन्स के साथ किया गया तो ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि पूरी कहानी क्या थी। पूरी कहानी यह है कि आप सभी जानते हो कि भाई एक न्यूक्लियस में, हां जी, एक एटम के न्यूक्लियस में 2 लोग रहते हैं। कौन कौन? एक प्रोटॉन रहता है, हां जी सही बात है, दूसरा न्यूट्रॉन रहता है, हां जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो सपोज करते हैं हम कि एक न्यूक्लियस ऐसा है जिसमें 10 प्रोटॉन है, ऐसी कुछ भी हवा में लेता हूं, और ऐसे सपोज करो कि 10 न्यूट्रॉन है, ठीक। तो कायदे से मास कितना आना चाहिए? कायदे से इस न्यूक्लियस का मास, न्यूक्लियर मास कितना आना चाहिए? तो आप सभी का एक ही जवाब होगा, सर जितना मास प्रोटॉन का है, मास ऑफ प्रोटॉन, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, और प्लस जितना मास न्यूट्रॉन का है उसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। दिमाग तो यही कहता है, बुद्धि भी यही कहती है, और साइंस भी यही कहती है कि यही होना चाहिए यार, यही होना चाहिए, है ना। और इसका जो सपोज करते हैं आंसर निकल के आया, इसका सपोज करते हैं जो आंसर निकल के आया वो 10 10 10 10 करके इसको हम 20 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आंसर निकल के आया 20 AMU, है ना, 20 AMU एटॉमिक मास यूनिट, क्योंकि इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, तो 20 AMU आना चाहिए। आप भी एग्री हो, मैं भी एग्री हूं, ठीक, बढ़िया। लेकिन जब हम लोगों ने इनका अलग अलग करके मास निकाला ना, तो 20 AMU ही आया। लेकिन जब पूरे न्यूक्लियस को इकट्ठा रख दिया, इकट्ठा, जैसे जैसे समझ लो ये 10 प्रोटॉन यहां पड़े हैं, है ना, और ये 10 न्यूट्रॉन यहां पड़े हैं, ठीक है, इनका हमने अलग अलग मास निकाला, अलग अलग मास निकाला। अब क्या किया? इनका इकट्ठा करके मास निकाला। अब क्या किया? इनका इकट्ठा करके मास निकाला। मैं कब इकट्ठे हो जाओ, जरा जरा इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे होके मास बताओ जी कितना आ रहा है। तो पता कितना आया निकल करके? 9.8 AMU आया। कहां गया मास? वेयर हैज द मास गॉन? कहां चला गया मास? अलग अलग का मास ज्यादा था, पर जब इकट्ठे होके आए तो मास घट गया। कमाल की बात नहीं लग रही आपको ये? ऐसा कैसे हो रहा है? ऐसा कैसे हो रहा है कि एक फैमिली को इंडिविजुअली खड़ा करता हूं तो सबका मास ऐड होकर के ज्यादा आता है, और जब सबको इकट्ठा तोलता हूं, एज अ फैमिली तोलता हूं, तो मास कम आता है, 350 आता है। ये क्यों हो रहा है? जब मैं अलग अलग प्रोटॉनों को तोलता हूं, अलग अलग न्यूट्रॉनों को तोलता हूं और ऐड करता हूं, तो
जो मास बनना चाहिए वो बनता है, लेकिन जब मैं एज अ न्यूक्लियस उनको तोलता हूं तो मास आता है कम, 10 नहीं आता, सॉरी 20 है ना ये, तो ऐसा समझ लो 19 आ गया, चलो 19 AMU आ गया, वो थोड़ा 9.8 ज्यादा, मुझे लगा था 10 है शायद वो, तो 19 AMU आ गया, मतलब 1 AMU का फर्क है। ये क्यों आया फर्क जानते हो? देखो बेटा, थोड़ी सी गहरी बात कर लेते हैं। कोई भी परिवार जब बनता है ना, तो किस लिए बनता है पता है? कैसे बनता है परिवार? कोई परिवार कैसे बनता है? ये थोड़ी ना होता कि दादा आए, दादी को शादी करके लाए, फिर पापा को जन्म दे दिया, फिर पापा से मम्मी को शादी करके ले आए, फिर हमारा जन्म हो गया। ये खाली जन्म चल रहा है, रिप्रोडक्शन चल रहा है, उसको फैमिली नहीं बोलते। रिप्रोडक्शन तो जानवर भी कर रहे हैं, पर पता ही नहीं होता कि बाप कौन है और मां कौन है। समझ रहे हो ना भाई? पता ही नहीं होता। कहीं वो सिबलिंग कहीं कुचला मिलता है गाड़ी के नीचे, है ना, बाप का पता ही नहीं होता कि कौन है भाई, मां ही पाल रही होती है बच्चों को, है ना भाई। तो ये पशुवत जीवन है। एक परिवार क्या होता है पता है? एक परिवार बनता है प्रेम से, एक परिवार बनता है सेक्रीफाइस से। एक परिवार तब बनता है और तब टिकता है और तब चलता है, और उसमें खुशियां भी तभी आती हैं जब अपनी छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करते हैं हम। छोटी छोटी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती हैं। कभी दादाजी की बात सुननी पड़ती है, चाहे वो कितनी भी कड़क लगे, कितनी भी रूखी लगे। कभी दादी जी की बात मम्मी को सुननी पड़ती है, कभी मम्मी की बात पापा को सुननी पड़ती है, कभी पापा की डांट आपको सुननी पड़ती है, कभी कभी आप भी अपनी बात उनसे मनवाते हो, कभी आप भी अपनी जिद मम्मी से करते हो, कभी आप भी अपनी जिद दादा से करते हो, दादी से। एक परिवार ऐसे ही चलता है। कभी वो अपने छोटे सुखों को दबा के आपके सुख को प्रेफर देंगे, कभी आप अपने छोटी जिदों को छुपा के उनके बातों को प्रेफर दोगे। क्या बात सही है ना? ऐसे ही कोई भी परिवार चलता है ना। यानी सबने क्या किया? थोड़ा 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 खुद को सेक्रीफाइस किया, है ना। थोड़ा 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 खुद को क्या किया? सेक्रीफाइस किया। तो ये प्यार बना हुआ है। सोचो अगर ये सब लोग आपस में सेक्रीफिशियल ना होते तो आप अपने मन की चला रहे होते, पिक्चर देखने जाऊं, हाँ जाऊंगा, हाँ जाऊंगा, रोक लोगे क्या आप लोग? आपके रुकने से तो रुक जाऊंगा क्या? अगर इस तरीके से बात होगी परिवार में तो क्या परिवार चलेगा? नहीं चलेगा। अगर दादाजी बोले नहीं भाई मैं तो दोस्तों के साथ बैठ करके ताश खेलूंगा, अरे घर आ जाओ, खाना बन गया है, इज्जत से आ जाओ, घर आ जाओ भाई, प्यार से बुला रहे हैं, नहीं जी मैं तो ताश ही खेलता रहूंगा, रात के 10 बज गए, 11 बज गए, शराब भी पी रहे हैं और फिर ताश भी खेल रहे हैं और फिर रात को आ रहे हैं अपना मस्त, तो क्या लड़ाई झगड़ा नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा, है ना। मम्मी बोले आज मैं खाना नहीं बना रही, कल बोले ना कल भी नहीं बना रही, परसों बोले ना जी परसों भी नहीं बना रही, क्या मेरे से रोज रोज खाना बनवाते रहते हो? आप समझ रहे हो ना बात को? तो जो जिसका पेन पॉइंट है, अगर वो उसको उजागर करने लग गया सामने वाले के आगे, वो अपने दर्द को ना दबा करके सामने वाले के आगे एकदम वोकल होके बोलने लग गया, तो ये परिवार चल पाएगा क्या? नहीं चल पाएगा। 3 जनरेशन है परिवार के अंदर, दादा दादी, पापा मम्मी और आप और आपका भाई या बहन, है ना। ये सब लोगों ने अपनी अपनी जिद्दें पकड़ ली अगर, तो क्या ये परिवार की तरह रहेगा? क्या नहीं रहेगा, टूट जाएगा। क्या ये बात समझ में आती है? इसका मतलब हर कोई अपनी छोटी छोटी खुशियां सेक्रीफाइस कर रहा है बड़ी खुशी के लिए, बड़ी शांति के लिए, कि घर में शांति बनी रहे, घर में प्रेम बना रहे, सामने वाले की बात भी रखी जाए। कभी आप भी मनवाते हो, कभी उनकी भी माननी पड़ती है। ऐसे ही पूरा परिवार चलता है। अगर आप किसी के भी जगह पे होके सोचोगे ना, तो ऐसे ही कोई भी फैमिली चलती है, ठीक है ना। पिताजी भी कभी कभी दबते हैं दादाजी के आगे या दादी के आगे, कभी दादी भी दादा के आगे, कभी दादा को भी बहू की सुननी पड़ती है, कभी आपकी सुननी पड़ती है। तो एक दूसरे की सुन करके प्रीत प्यार से ही काम होता है ना। प्रेम प्रीत प्यार चाहिए आपको कोई भी परिवार में रहने के लिए। तो अल्टीमेट बात यह आई कि जब मैं एज एन इंडिविजुअल ट्रीट कर रहा था सबको, तो मास ज्यादा आ रहा था। यही हो रहा था ना, इंडिविजुअल ट्रीटमेंट में मास ज्यादा था। लेकिन जब एज कलेक्टिव ट्रीटमेंट किया गया, उनका सबको इकट्ठा करके जोड़ दिया गया और फिर बोला कि भाई अब आप तराजू पे खड़े हो जाओ, तो मास कम निकल के आया। देखो इंसानों में ऐसा नहीं होता, क्योंकि यहां तो हम इमोशनल सेक्रीफाइस करते हैं चीजों का। लेकिन जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स है ना, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जब एज अ परिवार जुड़ते हैं, जब एज अ फैमिली जुड़ते हैं, जब एज अ न्यूक्लियस बनते हैं ना, तो इनको अपना थोड़ा थोड़ा मास खोना पड़ता है। जैसे हम लोग अपने छोटे छोटे इमोशंस को दबा लेते हैं सामने वाले की बात रखने के लिए, ताकि प्यार बना रहे, प्रेम बना रहे, रिश्ता बना रहे। ऐसा ही होता है ना भाई, दोस्ती में भी ऐसा ही होता है। हम कभी सामने वाले की बात को प्रेफर देते हैं, कभी हम अपनी बात भी प्रेफर करवाते हैं सामने वाले से। तो थोड़ी थोड़ी खुशियां दबा रहे हैं, इमोशनल सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इन लोगों को करना पड़ता है मास का सेक्रीफाइस।
इन लोगों को करना पड़ता है अपने इंडिविजुअल मास का सेक्रीफाइस। अगर ये सेक्रीफाइस नहीं करेंगे ना तो ये एज अ न्यूक्लियस कभी साथ नहीं आ सकते। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि अगर कोई न्यूक्लियस है, अगर कोई परिवार है, तो वो सेक्रीफाइसेस की बदौलत ही है। सेक्रीफाइस नहीं होगा परिवार भी नहीं चलेगा। इसलिए आपने सुना है जो बड़े बड़े परिवार हैं ये सब शहरों में जाके टूट रहे हैं। सुना है ना भाई, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है, बड़े बड़े परिवार अब नहीं है। अच्छा चलो मर गए हैं अगर ऊपर वाले बुजुर्ग तो अलग बात है, लेकिन अगर हैं और होते सोते भी साथ नहीं है तो आप समझो कि कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस गया है, या तो उधर से या तो इधर से। यह बात पक्की है। तो कोई भी रिश्ता सेक्रीफाइस पे टिका होता है, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे वो भाई बहन का हो, है ना, चाहे वो दोस्ती का हो, चाहे वो प्रेम का हो, चाहे किसी का भी रिश्ता हो। ठीक है ना, सेक्रीफाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो यह बात अपने दिमाग में बैठा के रखना, चाहे आपको यह बात कितनी भी समझ में आई हो। ठीक है, आपको फिजिक्स चाहे कितनी भी समझ में आए या ना आए, आपका जीवन सुखी रहे यह कामना मैं करता हूं, और उस कामना के लिए आपको यह करना पड़ेगा। छोटी छोटी निजी सुख मार करके बड़े सुखों को सोचना पड़ेगा कि भाई ठीक है, सुख शांति दोनों की तरफ से बनी रहे, वो ज्यादा जरूरी है। अपना छोटा सुख, अपना छोटा स्वार्थ मारा जाए तो कोई बात नहीं। सही बात है ना। तो कोई भी फैमिली तभी बनती है जब सेक्रीफाइस होते हैं, और कोई भी न्यूक्लियस तभी बनता है, कोई भी न्यूक्लियस तभी बनता है जब ये अपना थोड़ा 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 मास छोड़ दे। तो अब आपके मन में आएगा कहां छोड़ दे? हवा में छोड़ दे? अपना मांस निकाल के छोड़ दूं मैं? अपना हाथ काट के फेंक दूं क्या? ऐसा होता है क्या? नहीं। इनका जो ये मास है ना, ये जो मास में डिफरेंस आपको मिला है ना, कि एज अ फैमिली इनका मास इतना है और एज एन इंडिविजुअल इनका मास इतना है, तो ये मास गया कहां? ये डिफरेंस आया कैसे? वेयर इज दिस डेल्टा एम? डेल्टा एम का मतलब मास डिफरेंस। ये 1 AMU का जो मास डिफरेंस है, कहां से आया? ये कहां गया? ये कहां गायब हो गया? ये कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। मास एनर्जी इक्विवेलेंस जो आइंस्टीन साहब ने दी है। आइंस्टीन साहब कहते हैं कि जब भी कभी इंडिविजुअल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को एक परिवार में आना पड़ेगा, बंधना पड़ेगा, एक बाइंडिंग एनर्जी में आना पड़ेगा, एक न्यूक्लियर फोर्स में आना पड़ेगा, तो अपना कुछ कुछ खोना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, बस वही समझ लो। तो इन्होंने अपना थोड़ा 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 मास खोया है, और क्या पाया है? मित्रता पाई है, प्रेम पाया है, परिवार पाया है। समझ में आया? मेरी बात समझ में आई? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी को मास डिफेक्ट कहते हैं बेटा। इसी का नाम है मास डिफेक्ट। इसी का नाम है मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट का मतलब डेल्टा एम। एंड व्हाट इज डेल्टा एम? डेल्टा एम इज इंडिविजुअल मासेस का सम माइनस न्यूक्लियस के मास का सम। मतलब 20 AMU माइनस 19 AMU, यानी 1 AMU जो है ना, वही आपका मास डिफरेंस है। आई होप आपको इमोशनल कर दिया। हाँ, ये बात ही इमोशनल है भाई। ये कोई परिवार जब बनता है तो वो इमोशंस पे टिक के बनता है। खाली नाम का परिवार किसी काम का नहीं होता। खाली नाम के जो परिवार वाले रिश्तेदार है ना, उनको दूर से हाथ ही जोड़ दिया करो, बस अपने अंदर की बातें उन तक ना पहुंचाए। जो आपसे सच में प्रेम करते हैं, जो सच में कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करके आपको अपना कहते हैं ना, उनके साथ अपने दिल की बात रखनी चाहिए। समझ गए ना? पहचानो कि आपसे सच्चा प्यार कौन करता है। पहचानो कि आप सच्चा प्यार किससे करते हो। उसी के सामने दिल खोलना अपना, सबके सामने दिल नहीं खोलीदा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मास डिफेक्ट का आई होप आपको मतलब समझ में आया। इंडिविजुअल मासेस हमेशा ज्यादा मिलेंगे, कलेक्टिव मास हमेशा कम मिलेगा। तो इंडिविजुअल माइनस कलेक्टिव इज इक्वल टू मास डिफेक्ट। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो, कह रहा इट इज फाउंड दैट, ऐसा पता चला, फाउंड किया, ऐसा फाइंड किया, पता चला कि मास ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा कम होता है सम ऑफ द मासेस ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। देख रहे हो, अगर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स फ्री स्टेट में आ गए ना, खुले डुल्ले हो गए, तू बोले भाई मैं पिक्चर देखने जाऊंगा तो जाऊंगा, आप रोक लोगे क्या? ऐसे करके अगर तू बात करे अपने घर वालों से, तो वो प्यार रहेगा क्या? कब तक रहेगा? चलो वो प्यार, एक दिन उनकी आंखों में आंसू आएंगे, 2 दिन आएंगे, 3 दिन वो बोलना छोड़ देंगे आपको कि जा जहां जाना जा, हमें क्या, हमें क्या, जी अपनी जिंदगी जैसे तू पैदा हुआ है, तू जाने अपनी जिंदगी ऐसे जीनी है, वो सीधा ही बोलेंगे आपको। तो बात समझिएगा, कॉन्स्टिट्यूएंट प्रोटॉन न्यूट्रॉन अगर फ्री स्टेट में होंगे तो उनका मास ज्यादा आएगा,
और जब ऐसा परिवार कलेक्टिवली जुड़ जाएंगे तो उनका मास कम आएगा। तो मास ऑफ अ स्टेबल न्यूक्लियस इज ऑलवेज लेस देन, देखो लिखा हुआ ना, हमेशा लेस है। ठीक है, तो इसी के डिफरेंस को, द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ न्यूक्लियस एंड सम ऑफ द रेस्ट मासेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियॉन्स, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं वो अलग अलग अगर अपना मास निकाले तो उसके डिफरेंस को ही बोलते हैं मास डिफेक्ट। समझ गए, उसी को बोलते हैं मास डिफेक्ट। ठीक है, कह रहे एक न्यूक्लियस अगर हमने माना ऐसा जिसका ए मास नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है, तो उसके पास जेड प्रोटॉन होते हैं, सही बात है, और ए माइनस जेड न्यूट्रॉन होते हैं। ये मैंने आपको कल बताया था ऑलरेडी, बहुत डिटेल में बात करी थी कि जेड प्रोटॉन, नीचे जो लिखे हैं प्रोटॉन होते हैं, और ए माइनस जेड जो आएगा उससे न्यूट्रॉन आएंगे। ठीक है ना, कह रहा तो उसका जो मास डिफेक्ट आएगा वो ऐसे आएगा। देखो ये कैसे लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूं कि ये फॉर्मूला कैसे लिखा हुआ है। बहुत प्यारा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, वेरी वेरी इजी। देखो Z का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या कितनी है, यानी नंबर कितना है प्रोटॉन का, 10 है, 20 है, 30 है, कितने हैं, नंबर कितना है। MP का मतलब मध्य प्रदेश नहीं है, MP का मतलब है एक प्रोटॉन का मास। तो एक प्रोटॉन के मास को नंबर ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सारे प्रोटॉनों का मास आ गया। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारे प्रोटॉन्स का मास ZMP, सारे प्रोटॉन्स का मास इज ZMP। और ये क्या लिखा हुआ है, देखो A माइनस जेड क्या होता है, न्यूट्रॉन्स की संख्या, और ये क्या लिखा हुआ है, एक न्यूट्रॉन का मास, यानी ये पूरा क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है सारे न्यूट्रॉनों का मास, और दोनों को ऐड कर रखा है बीच में, देखो। ठीक है जी, तो मतलब ये हुआ सारे प्रोटॉन्स का मास प्लस सारे न्यूट्रॉन्स का मास ऐड कर दो, और उसमें से मास ऑफ न्यूक्लियस माइनस कर दो। ये जो छोटा है ना, ये पूरे न्यूक्लियस का इकट्ठा मास है, पूरे न्यूक्लियस का कलेक्टिव मास है। ये देखो यहां पे लिखा भी हुआ है, यहां लिखा भी हुआ है, वेयर MP, Mn एंड M आर रेस्ट मासेस ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड द न्यूक्लियस। तो ये न्यूक्लियस का पूरा मास है। ठीक है, मैं इसको ढंग से यहां पे लिख देता हूं ऊपर। ठीक है, तो डेल्टा M यानी मास डिफेक्ट का मतलब हो गया मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, पूरे न्यूक्लियस जब परिवार के फॉर्म में आ गया वो कम रहेगा, इंडिविजुअल ज्यादा ही रहता है। ठीक है, बढ़िया। तो डेल्टा M कैसे लिखोगे, डेल्टा M लिखोगे भाई, न्यूट्रॉन या पहले प्रोटॉन ले लो, प्रोटॉन का नंबर होता है Z और मास ऑफ प्रोटॉन होगा MP, प्लस न्यूट्रॉन का नंबर कहां से आएगा, A माइनस जेड से आएगा, है ना, और इनटू में इसका मास यानी मास ऑफ न्यूट्रॉन, दोनों को मैंने ऐड कर दिया, फिर इसमें से माइनस करोगे न्यूक्लियस का मास, इसको आप स्मॉल m करके लिख सकते हो। यही सेम टू सेम यहां लिखा हुआ है, बढ़िया। एक छोटी सी चीज आती है, अभी एनर्जी पर आएंगे, ये डेल्टा M का क्या होता है उस पर आएंगे। एक छोटी सी चीज आती है, इसको करवाते भी नहीं है कई कई जगह पर, तो आपके स्कूल में शायद इसको करवाएंगे भी नहीं, पर मैं करवा देता हूं क्योंकि ये पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है ना, ये होता है पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है ना, कोई मेजर टॉपिक नहीं है, छुट्टू सा टॉपिक है बिल्कुल, पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब होता है कितना मास डिफेक्ट है डिवाइड बाय मास नंबर कितना, इसके रेशियो को बोलते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस की पैकिंग कैसी हो रखी है, किस प्रकार की पैकिंग है न्यूक्लियस की, वो निकलता है पैकिंग फ्रैक्शन से, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस। इसका मतलब होता है डेल्टा M ऊपर लिया और मास नंबर नीचे लिया, खत्म। तो बस ऐसी एक टेक्निकल सी चीज है, इसको ज्यादा अपन तवज्जो नहीं देते। बाकी आपको पढ़ना हो तो ये पढ़ लेना बेशक, ठीक है ना, वैसे काम वाम नहीं आता है, लेकिन फटाफट से पढ़ करके मैं आगे निकलता हूं। ठीक है, पैकिंग फ्रैक्शन किसी भी न्यूक्लियस का होता है मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, एक न्यूक्लियन का मास डिफेक्ट कितना आया है, मतलब एक न्यूक्लियन ने अपना कितना मास खोया है, ऐसा समझ सकते हो आप। ठीक है ना, एक न्यूक्लियन ने अपना कितना मास खोया है, माने एक प्रोटॉन ने अपना कितना मास खोया या एक न्यूट्रॉन ने अपना कितना मास खोया, वो यहां से निकल के आ जाएगा डेल्टा M बाय A करने से, बस पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं इसको। कह रहा अगर पैकिंग फ्रैक्शन पॉजिटिव होती है, ठीक है ना, एज इन केस ऑफ न्यूक्लियर विद मास नंबर लेस देन 20 से कम वाले जो मास नंबर होते हैं, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, O का 8 दूनी 16, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, हाँ वो भी, वहां तक भी, मतलब 20 से कम कम जिनका मास है, मास की बात हो रही है, 20 से कम कम जिनका मास है ना, और 200 से अबव वाला, ठीक है ना, तो न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल कहलाता है।
तो पैकिंग फ्रैक्शन से ये डिसाइड भी कर सकते हो आप। वैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन से करते हैं, इसको आगे जाके देखेंगे, लेकिन यहां से भी चल जाता है पता कि न्यूक्लियस स्टेबल है कि अनस्टेबल है। तो ये ऐसे वाले न्यूक्लियस जो होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं। अच्छा, जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव होता है, ऐसे भी होते हैं जिनका पैकिंग फ्रैक्शन नेगेटिव है, ठीक है ना। इन केस ऑफ न्यूक्लियर विद मास नंबर 20 से लेके 200, जिनका 20 से लेके 200 के बीच में होता है, इसका मतलब बाइंडिंग जो है वो अच्छी खासी है, ठीक है ना। दैट इंडिकेट्स दैट सम मास हैज बीन कन्वर्टेड। देखो लिखा हुआ है कुछ मास जो है वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें, एनर्जी में, विच बाइंड्स, जो बांधे रखता है न्यूक्लियॉन्स को टुगेदर सो एज न्यूक्लियस स्टेबल। इसलिए न्यूक्लियस क्या है, स्टेबल है। आप समझ रहे हो, जितना ज्यादा मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ होगा, मतलब जितना ज्यादा सेक्रीफाइस आप परिवार के लिए करोगे, ऐसा समझना, जितना ज्यादा सेक्रीफाइस आप किसी दोस्ती में करोगे, और वहां से भी आएगा, दोनों तरफ से आना चाहिए भाई, दोस्ती तभी होती है, एक तरफा दोस्ती नहीं होती है। जब दोनों ने सेक्रीफाइस किया अपना अपना और ज्यादा सेक्रीफाइस किया, तो वो दोस्ती बहुत गहरी होगी, वो दोस्ती बहुत पक्की होगी। क्या बात सही है कि नहीं? जब अपना अपना स्वार्थ संभालते रहोगे तो फिर वो दोस्ती दोस्ती नहीं कहलाएगी। बात सही है कि नहीं, है ना। तो वही बात है कि इन्होंने जब मास इनका ज्यादा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो ये न्यूक्लियस कैसा हो गया, स्टेबल हो गया। ये परिवार कैसा बन गया, स्टेबल परिवार बन गया, ठीक है। Thus the packing fraction is directly related to availability of nuclear energy and the stability of the nucleus। तो पैकिंग फ्रैक्शन से यह पता चल जाता है कि न्यूक्लियस कितना स्टेबल है, यह परिवार कितना अच्छा चलेगा और कितना अच्छा नहीं चलेगा। पैकिंग फ्रैक्शन ये बता देगा पॉजिटिव नेगेटिव की वैल्यू से। खैर इतना सब पूछा नहीं जाता, हम आते हैं मेन मुद्दे पर, वो है बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी नाम से ही समझ में आ रहा होगा, बांधने वाली एनर्जी है ये। और मुझे बताओ बंधा कब है, कब बंधा है, जब कुछ खोया है। क्या खोया है, अपना अपना मास खोया है ना। इन न्यूट्रॉनों ने, इन प्रोटॉनों ने साथ आने के लिए, एकत्र आने के लिए अपना अपना मास गंवाया है और तभी एनर्जी को पाया है। और वो एनर्जी का नाम क्या है, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला E = mc² से ही आता है मालिक, और कोई आड़ा टेढ़ा फॉर्मूला नहीं है इसका। बस इतना ध्यान रखना कि E में जो मास यहां लगता है वो मास डिफेक्ट ही तो लगेगा ना, क्योंकि यही तो वो मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। सारा का सारा थोड़ी हुआ है। अरे सबने थोड़ा थोड़ा ही तो सेक्रीफाइस किया ना। खुद थोड़ी मर जाओगे यार कि दोस्ती है, चल मैं मर जाता हूं, खच क्या दोस्ती थी, वाह मर ही गया है तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी फ्रेंडशिप डे मर गया। मर नहीं जाना है, मास सारा नहीं खो देना है, कुछ सेक्रीफाइस करना है। तो यहां पर मास डिफेक्ट ही तो एनर्जी में कन्वर्ट करोगे ना। तो डेल्टा mc² ये है जी बाइंडिंग एनर्जी, इसी को बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। समझे, बहुत इजी। यही तो डेल्टा m है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ मालिक, यही तो डेल्टा m है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ। तो वो कैसे निकलेगा, वो ऐसे ही निकलेगा। ठीक बात है, पढ़ लो एक बार। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस may be defined as energy required to break up the nucleus into its constituent protons and neutrons and to separate them to such a large distance that they may not interact with it। मतलब ये क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। इसने थोड़ा उल्टे तरीके से डिफाइन किया। इमोशंस नहीं है ना इन लोगों में, हम में है, हम इंसान है ना, इनमें इमोशंस नहीं है। ये पता क्या कह रहा है, ये कह रहा है, चलो मैं भी थोड़ा इमोशनलेस होकर के समझाता तुमको, ठीक है ना। मान लो कि आपका जो परिवार है बहुत सेक्रीफाइसेस और बहुत प्रेम से बंधा हुआ है। सेक्रीफाइस ज्यादा होगा, प्रेम ज्यादा होगा, प्रेम ज्यादा होगा, तो आप समझ रहे हो, जुड़ाव ज्यादा एक दूसरे के साथ। तो ये बहुत अच्छा प्यारा भरा पूरा परिवार है आपका, खुशी से लोग जी रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझसे ये देखा नहीं गया, शकुनी, मुझसे ये देखा नहीं गया कि इतना बढ़िया परिवार, चलो तोड़ देता हूं इस परिवार को तो मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा कि मैं आकर के कान भरने चालू कर दूंगा अब, ठीक है ना। दादाजी का कान भरूंगा दादी के खिलाफ, दादी का कान भरूंगा बहू के खिलाफ, बीवी मतलब आंटी जी का कान भरूंगा अंकल जी के खिलाफ, मम्मी का पापा के खिलाफ, मतलब है ना। सिबलिंग का भरूंगा तुम्हारे खिलाफ, है लल्लू लाल का भरूंगा सिबलिंग के खिलाफ। तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, परिवार में आग लगाऊंगा, परिवार में लड़ाई करूंगा। समझ रहे हो ना आकर के। और अच्छा एक बात बताना, लड़ाई करने से ज्यादा जरूरी यह है कि जिसने जो सेक्रीफाइस किया है इस परिवार को, परिवार रहने के लिए, जिसने जो खोया है, अगर मैं उसे वही लाके दे दूं तो, मैं उसी चीज का लालच भर दूं तो उसके अंदर। जैसे मान लो कि आप मूवी देखने जाना चाहते थे लेकिन घर वालों ने बोला कि नहीं जाना, तो आपने बोला चलो ठीक है यार, मन मार के बैठ गए, चलो कोई बात नहीं यार, घर वाले कह रहे हैं मान लेता हूं, ठीक है ना। लेकिन मैं आपके पास आया, मैंने आपके कान में बोला, अरे
मूवी देखने नहीं चल रहा? कितनी बढ़िया मूवी आई है डीमन स्लेयर, आजा चलते हैं देखने के लिए। हाँ हाँ, अरे घर वाले क्या, घर वाले तो अपने ही होते हैं, मान जाएंगे, कोई बात नहीं, आजा आजा चलते हैं। तो ये मैंने क्या किया, जो उसने खो करके अपने परिवार की शांति और उनकी रिस्पेक्ट पाई थी, मैंने वो जाकर के उसके कान में लालच भर दिया कि अबे आजा कोई बात नहीं। तो ऐसे में ये परिवार अगर बार बार ऐसा ही करता रहा तो क्या ये परिवार बचेगा? क्या नहीं बचेगा। सबको अपना अपना लालच दे दिया मैंने ला करके, तो क्या ये परिवार बचेगा? क्या नहीं। दादाजी कह रहे मैं ताश खेलूंगा और दारू पी के आऊंगा, मैं कहा लो जी दादाजी दारू पियो, अरे ताश ये लो, ऊनो रिवर्स ऊनो भी खेलो। तो ऐसा अगर मैंने दादाजी को उलझा दिया और ये रोज करता रहा मैं, मान लो, ठीक है ना, तो क्या ये परिवार बचेगा? नहीं। आप समझ गए ना बात को? तो जिसका जो लालच है, जिसने जो खो करके इस परिवार को पाया था, मैंने वही प्रोवाइड कर दिया, तो अब ये परिवार नहीं रहेगा। तो यहां पर भी यही बात लिखी हुई है, यहां लिखा हुआ है कि जो एनर्जी इन्होंने पाई थी, अपना अपना मास खो के जो एनर्जी इन्होंने पाई थी, वो एनर्जी मैंने इनको बाहर से प्रोवाइड करवा दी। मैंने कहा अरे क्यों टेंशन लेते हो तुम, मैं हूं ना, मैं एनर्जी देता हूं। तो ये एनर्जी जिससे ये बंधे हुए थे, इनका बंधन छुड़वा दिया मैंने, इनका बंधन तोड़वा दिया मैंने। जिस एनर्जी से ये बाइंड थे, मैंने वही एनर्जी बाहर से लाके दे दी। मैं कहा लो पकड़ो यार, खुश रहो, खेलो, जाओ, परिवार की ऐसी की तैसी, यार भागो निकलो, ये कर दिया मैंने। समझे बात को? इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, उल्टे तरीके से डिफाइन की हुई है ना। तो यही लिखा हुआ, एक बार सुनना। कह रहा है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप अ न्यूक्लियस। परिवार तोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी उसे कहते हैं, यानी जितनी बंधी हुई है वही देने पर टूट जाएगी। जिस एनर्जी से बंधे हुए हैं, जिस कर्जे तले दबे हुए हैं सारे के सारे, एक दूसरे के प्रेम का कर्ज है ना भाई, एक दूसरे के सेक्रीफाइसेस का कर्ज है ना भाई, और वो कर्ज मैंने चुका दिया तो आकर के, वो कर्ज मैंने आकर के बाहर से चुका दिया, तो फिर ये कोई कर्जा नहीं है, फिर कोई किसी की नहीं सुनेगा। बात समझ गए ना? तो वही हो रहा है यहां पे। आई होप आपको फील के साथ बात समझ में आई हो। परिवार के साथ इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि बात तेजी से समझ में आती है, ठीक है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकअप अ न्यूक्लियस into its constituent proton neutron and to separate them to such a large distance कि दोबारा कभी आए ही ना एक दूसरे के पास। तो इतना जहर भर दो इतना जहर भर दो कि एक दूसरे की शक्ल देखना भी अच्छा ना समझे वो, एक दूसरे की शक्ल देखना भी बढ़िया ना समझे वो। इसे बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी दे देना। मतलब बाइंडिंग एनर्जी थी पहले से, मैंने उतनी एनर्जी बाहर से लाके दे दी, अब ये न्यूक्लियस फूट जाएगा, अब ये न्यूक्लियस स्प्लिट अप हो जाएगा, फट जाएगा न्यूक्लियस। समझ गए ना? तो लिखा हुआ है देखो, कह रहा सो द बाइंडिंग एनर्जी में ऑल्सो भी डिफाइंड है, इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो सरप्लस एनर्जी विच द न्यूक्लियॉन्स गिव अप बाय वर्च्यू ऑफ देयर अट्रैक्शंस व्हेन दे बिकम बाउंड टुगेदर टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ये वही बात लिखी हुई है कि जब वो बंधे थे आकर के, तो उन्होंने अपना जो जो खोया था वो सब एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है। इस तरीके से लिखा हुआ है। थोड़ी सी टफ लैंग्वेज है, याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आप ये याद कर सकते हो, है ना। लर्न करने के लिए ये ऊपर वाली ठीक है ना। कह रहा था एनर्जी इक्वल टू द मास डिफेक्ट इज रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन व्हेन द न्यूक्लियॉन्स कंबाइन टू फॉर्म अ न्यूक्लियस। ये कह रहा है कि जब ये न्यूक्लियॉन्स आपस में एक जुड़ करके परिवार बनाते हैं ना, तो इनका अपना अपना मास जो कन्वर्ट होता है एनर्जी में, वो रेडिएट भी होता है बाहर। मतलब उसमें ईएम वेव्स भी निकलती हैं बाहर। और आपको एक बात बताऊं, सन में यही हो रहा है, सूरज में यही हो रहा है। सन से जो लाइट हमें मिल रही है ना, वो ऐसे ही मिल रही है। फिजन फ्यूजन रिएक्शंस चल रहे हैं वहां पे। ये एक फ्यूजन टाइप ही तो है। जब न्यूक्लियॉन सारे आकर के, मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन आकर के एक परिवार बना रहे हैं, तो ये एक टाइप का क्या है, ये एक टाइप का फ्यूजन ही तो हो रहा है ना भाई। तो बस ऐसा ही समझना। तो जो लाइट मिलती है ना अपने को, जो हीट मिल रही है अपने को, इतनी ज्यादा हीट, इतनी ज्यादा लाइट जो सन से हमको मिलती है, जो हमारा जीवन पूरा चलाती है, फोटोसिंथेसिस करती है, जिससे हमको खाना मिलता है भाई, जिससे हम जिंदा है भाई, तो कहां से आ रहा है? सन से आ रहा है। सन के अंदर ये चल रहा है लगातार। ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है ना। समझाने के लिए ये बात ठीक है ना। अब इसका एक्सप्रेशन निकालने के लिए बोल रखा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो एक्सप्रेशन में डेल्टा एम को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रखा है, खत्म। ये देखो, ये डेल्टा एम है पूरा, ये लिखा था ना मैंने आपके सामने, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखो, ये डेल्टा एम है पूरा, इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, ए को ले गए डिवाइड में। ये सब कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, इतना बहुत है। इतना भी अगर आप पकड़ पा रहे हो तो बहुत है, ठीक है ना। इससे ज्यादा इसको डेप्थ में जाने की आपको जरूरत कतई नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब आती है बारी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। देखो दोनों में फर्क है, बाइंडिंग एनर्जी में और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में फर्क है। बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग बीई बोलेंगे,
ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी को क्या बोलेंगे? बीई। बीई, कोई दिक्कत? बोल सकता हूं बाइंडिंग एनर्जी को बीई बोले, ठीक। और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को बोलेंगे बेन। ठीक है, इसको बेन बुलाया जाता है, बेन, है ना। गुजराती कौन कौन है रे तुम में से? गुजराती में होते हैं ना भाई और बेन, तो बेन है, ये बेन है, इसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेन, ठीक है। तो ये क्या है? ये बेन है, ठीक। दयाबेन, दयाबेन देखा ना, जेठालाल दयाबेन, हाँ वो बेन, तो ये बेन है। बेन की फुल फॉर्म होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब हुआ कि भाई ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी तो पूरे परिवार की बात हो गई कि पूरा परिवार कितनी एनर्जी से बंधा हुआ है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब क्या हुआ? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मतलब यह हुआ कि भाई एक न्यूक्लियन को अगर मुझे निकालना हो बस, तो मुझे कितना एफर्ट लगाना पड़ेगा? ऑब्वियसली कम लगाना पड़ेगा। अरे पूरा परिवार तोड़ने में, अरे यार खुद सोचो, मान लो मैं तुम्हारे परिवार में एंटर कर गया, विलन आ गई परिवार में, मैं आ गया परिवार में। अब दादाजी को दादी के खिलाफ भड़काना है, दादी को दादा के, पापा को मम्मी के, मम्मी को पापा के, पापा को दादा के, दादी को सास बहू को आपस में, सिबलिंग को आप, तो ये करने में बहुत मेहनत लगेगी यार। बताओ मुझे, लगेगी नहीं लगेगी? ये परिवार तोड़ना है तो बहुत मेहनत लगेगी यार, सब पे अलग अलग मेहनत करनी पड़ेगी, समझ लो ना। अब मान लो कि मुझे पूरा परिवार ना तोड़ना हो, इसमें से एक को बिगाड़ दूं मैं, एक को, लल्लू लाल को बिगाड़ देता हूं, एक काम करता हूं, उसको बोलता हूं पिक्चर देखना मन कर, आजा आजा मैं दिखाऊंगा, आजा 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 मेरे तो मोमोज खाएगा, मोमो, आजा आजा आजा, संडे सुबह छोले भटूरे, आजा आजा आजा। तो हर बार वो जो घर वाले जिस चीज के लिए मना कर रहे हैं, उस चीज के लिए मैं लालच दे रहा हूं उसको, तो एक टूट के बाहर आएगा। पूरा परिवार तो नहीं टूटेगा ऑब्वियसली, लेकिन वो एक तो तोड़ लिया ना, बस इसको बोलते हैं बेन। इसी को बोलते हैं बेन, कि एक न्यूट्रॉन निकालने में या एक प्रोटॉन फोड़ के लाने में पूरे न्यूक्लियस में से कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोलते हैं उसको, कि एक न्यूक्लियन निकालने में, यानी एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन निकालने में कितना एनर्जी लगेगा मुझे, दैट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बेन। पढ़ लो एक बार, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज द एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? बाहर निकालना। एक्सट्रैक्शन मेटल्स की होती है, दांतों की होती है। भाई टूथ एक्सट्रैक्ट करवाने गया, इसका मतलब क्या? दांत उखड़वाने गया। तो पूरे न्यूक्लियस में से एक न्यूक्लियन उखड़वाना, पूरे परिवार में से लल्लू लाल को उखड़वाने में कितनी एनर्जी मुझे लगेगी? बस बात समझ में आ गई ना। बाइंडिंग एनर्जी हो गई बेटा पूरे परिवार को तोड़ने में, और बेन हो गई एक तोड़ने में। समझ गए ना, एक तोड़ने में कितनी लगती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। टू एक्सट्रैक्ट वन न्यूक्लियन फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो पूरा न्यूक्लियस नहीं फोड़ना जी, एक बिगाड़ लेना है अपने को। एक आदमी बिगाड़ दो, एक मछली बिगाड़ दो, फिर पूरा तालाब गंदा अपने आप हो जाएगा, ऐसा वाला सीन है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस बाय इट्स मास नंबर। वही बात है भाई, नीचे क्या रखोगे? मास नंबर। मास नंबर क्या होता है? हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, वो फैमिली मेंबर नीचे रखे हुए हैं। ए मास नंबर बोलते हैं जिसको, जिसमें प्रोटॉन्स की भी संख्या है और न्यूट्रॉन्स की भी संख्या है, दोनों का सम होता है ये तो, है ना। तो बस ऊपर रखी बाइंडिंग एनर्जी, नीचे रखा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, खत्म बात। फर्क समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी और बेन के बीच में फर्क समझ में आया? बाइंडिंग एनर्जी क्या है? पूरे परिवार को तोड़ने की। बेन क्या है? एक प्लक आउट करने का, एक एक्सट्रैक्ट करने का, ठीक है। तो बाकी यही वाला पूरा फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इसमें से सवाल हर साल देखा गया है लगभग, ठीक है। चाहे जेई कर लो, नीट कर लो, बोर्ड कर लो, सीयूटी, कुछ भी कर लो, यहां से सवाल बार बार बनते हैं, ठीक है। क्या है ये टॉपिक? मैं आपको बताता हूं। ये ग्राफ दिया हुआ है बेन वर्सेस मास नंबर का, यहां लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब देखो टेंशन ज्यादा मत लेना, बस इतना सोचना कितनी एनर्जी एक उखाड़ने में लगेगी। पूरा न्यूक्लियस अपने को फोड़ना नहीं है, हमें एक फोड़ने में कितनी एनर्जी लगेगी वो यहां रखा हुआ है, ठीक है। और यहां रखा हुआ मास नंबर। अब मास नंबर से कंफ्यूज मत होना, ये एटॉमिक नंबर नहीं है, ये मास नंबर है। मतलब क्या हुआ? चलेगा तो एटॉमिक नंबर वाइज ही, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 नीलियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, 6 कार्बन, 7 वगैरह वगैरह चलता जाता है ना। और मास नंबर भी इसी ऑर्डर में चलता है। तो आप ध्यान से देखना, जरा आप ध्यान से देखना यहां पे क्या हो रहा है। देखो यहां मास नंबर है और मास नंबर यहां पर 2 है,
वैसे यहां पर 1 होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, यहां पर दो हाइड्रोजन वाला दिया हुआ है, जिसमें मतलब समझ गए ना, ड्यूटीरियम की बात हो रही है, प्रोटियम की नहीं हुई, ड्यूटीरियम की। तो आप देखो कि ड्यूटीरियम को अगर तोड़ना हो, मतलब ड्यूटीरियम में से, ड्यूटीरियम समझते हो ना, एक ऐसा हाइड्रोजन जिसमें एक न्यूट्रॉन भी है और प्रोटॉन भी है। तो 2 लिखा हुआ देखो यहां पे H2, अगर आपको दिख रहा हो तो, ये है ना, यहां 2 लिखा हुआ H2। तो इसमें से एक फोड़ना हो, अगर मतलब एक को निकालना हो, तो इतनी एनर्जी लगेगी, इतनी एनर्जी लगेगी। ठीक, ये बेन है, इधर की तरफ बेन है। ठीक, अच्छा, एक ट्रीटियम में से देखो, ट्रीटियम है, ट्रीटियम में से अगर आपको एक प्लक आउट करना है, एक न्यूट्रॉन या प्रोटॉन निकालना है, तो इतनी एनर्जी लगेगी, मतलब थोड़ी सी ज्यादा हो गई। देखो बेन थोड़ा ज्यादा है, ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं सर। फिर यहां पर हीलियम पर आते हैं। हीलियम, आपको पता है हीलियम एक स्टेबल न्यूक्लियस है, बोलते ना इनर्ट नेचर होता है ना, उसका न्यूक्लियस ही बहुत स्टेबल होता है। इनर्ट नेचर तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है ना, केमिकल रिएक्शन कौन दिखाता है, ये थोड़ी दिखाते हैं, ये केमिकल रिएक्शन की बात नहीं हो रही, फिजिकली बात कर रहा हूं, फिजिकली भी हीलियम बहुत स्टेबल है ना। तो यस, हीलियम देखो यहां पर आई हुई है, इसका 4 होता है मास नंबर, 4 मास नंबर है इसका, है ना, क्योंकि इसके पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। इसका देखो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कहां है, 6 और 7 के बीच में, 6 और 8 के बीच में 7 पे है, तो काफी ज्यादा एनर्जी है इसमें, काफी ज्यादा एनर्जी चाहिए इसको तोड़ने के लिए। क्या ये बात सही है? अच्छा, अब लिथियम पर आते हैं। देखो लिथियम में थोड़ा सा डिप आया, ज्यादा नहीं पर थोड़ा डिप आया। देखो लिथियम का 6 होता है मास नंबर, 6 मास नंबर, शायद से 3 प्रोटॉन 3 न्यूट्रॉन होते होंगे, और मे बी ये ठीक है, चलो जो भी है, 6 इसका मास नंबर है, इतना अपने को पता है, ठीक है ना। और इसमें देखो एनर्जी जो है, बेन जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, तो ऐसा ही ग्राफ निकल के आया। फिर लिथियम के बाद कार्बन पे चले जाते हैं, कार्बन फिर थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन उससे थोड़ा सा कम स्टेबल हो गया है। फिर सल्फर देखो जरा, सल्फर थोड़ा सा इन सबसे स्टेबल है। आप समझ रहे हो ना, बेन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा भाई। एक दांत को उखड़वाने में अगर ज्यादा जोर लग रहा है, तो मतलब दांत कैसा था, बड़ा सॉलिड था यार, बड़ा स्टेबल दांत था। क्या बात समझ रहे हो ना? ऐसे ही एक न्यूक्लियस में से एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, एक न्यूक्लियॉन निकालने में अगर ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, तो मतलब न्यूट्रॉन तो भाई साहब बहुत तगड़ा होगा। तो इसका मतलब समझे ना, सल्फर का न्यूक्लियस जो है वो इन सबसे तगड़ा है, इतना आसान नहीं है उसमें से निकालना। क्या उसको फोड़ना मतलब इतना इजी नहीं है, ठीक। अच्छा ठीक है, पर इन सब में से सबसे स्ट्रांग कौन सा है? अगर आप देख पाओ तो बताओ। इन सब में से H2, H3, लिथियम, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन 16 वाला, सल्फर 32 वाला, आयरन 56 वाला, मॉलिब्डेनम 100 वाला, आयोडीन 127 मास वाला, W टंगस्टन है। केमिस्ट्री भाई को आती है, टेंशन ना लो, ठीक है ना। बीवी भी केमिस्ट्री वाली ना, क्योंकि ठीक है ना। तो W क्या है? टंगस्टन है ना। N एंटीनियम, ठीक है ना। U क्या है? यूरेनियम। तो आप ये देखो कि इन सब में से सबसे स्टेबल कौन सा लग रहा है आपको? मैं चैट ऑन करता हूं, मुझे जवाब देना। इन सब में से सबसे स्टेबल कौन सा लग रहा है? यस, यथार्थ ने बिल्कुल ठीक बोला। नहीं बेटा, यूरेनियम थोड़ी ना है, यूरेनियम नहीं है बेटा। यूरेनियम देख कहां आ रहा है, इसकी एनर्जी देख, ये तो हीलियम के बराबर कहीं आ रहा है। आयरन देख जरा, आयरन सबसे टॉप पे है, टॉप पे बैठा, ये दिखाई नहीं दे रहा? मैं भाई नहीं तेरा? टॉप पे बैठा है आयरन। यस। सल्फर नहीं है बेटा, सल्फर नीचे है, देख सल्फर यहां पे है, इसकी सिदाई में देख जरा, है ना। आयरन की सिदाई देख जरा और सल्फर की सिदाई देख जरा, फर्क है दोनों में। बिल्कुल सही, सही पहचाना दोस्त, सही पहचाना। मतलब यह हुआ कि इन सभी एलिमेंट्स में से 0 से लेकर के और 250 तक, 238 तो देखो इसी का मास है, 238 तो इसी का मास है। इन सब में से सबसे स्टेबल कौन है? जो बीच में बैठा है, आयरन। 56 पे बैठा है, जो 56 है ना इसका मास नंबर, ये सबसे स्टेबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज मोस्ट स्टेबल। यस और नो? यस सर। और इससे नीचे वाले जो हैं वो कम स्टेबल हैं, और इससे उधर वाले भी कम स्टेबल है। देखो ना, ये ग्राफ ऐसा ये करके ऐसे आ रहा है नीचे, है ना, ऐसे आया ना, ऐसे, ये ऐसे गिर रहा है ग्राफ। उसके बाद गिर रहा है तो मतलब स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जा रहा, अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। तो मतलब बात यह हुई कि आयरन से पिच्छू और आयरन से अग्गू,
मतलब आयरन से आगे वाले और आयरन से पीछे वाले दोनों ही स्टेबल नहीं है, दोनों ही स्टेबल नहीं है। तो अब एक बात बताओ, अब एक बात सोच के बताना, ये छोटे छोटे एटम्स हैं, है ना, छोटे छोटे एलिमेंट्स है। हाइड्रोजन कितना छोटा सा एलिमेंट है, एक इलेक्ट्रॉन है बेचारे के पास, एक प्रोटॉन है, या दो हो गए, चलो यहां तीन हो गए, छोटे छोटे एलिमेंट्स है। ये स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे? अगर इनको स्टेबल होना है तो ये क्या करेंगे? ये अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। सुनना, अब आपको बात बहुत कॉन्सेप्चुअली समझ में आएगी। देखो, आयरन फोड़ना किसी के बस की बात नहीं है भाई, आयरन का न्यूक्लियस फोड़ना मजाक नहीं है भाई। लेकिन ये जो छोटे छोटे एलिमेंट्स है ना, ये अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाने की कोशिश करते हैं। पता है कैसे? जुड़ के, फ्यूज होके। तो ये फ्यूजन दिखाते हैं। हमेशा छोटे एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगी? फ्यूजन देखने को मिलेगी। ऐसा क्यों? देखो, इनका मास क्या है? 2, इसका मास क्या है? 3। 2 और 3 बाई चांस मान लो अगर जुड़ गया तो मिलके क्या बनेगा? 5 बनेगा। और 5 बनेगा तो शायद ऊपर चढ़ जाए, 5 बनेगा तो शायद ऊपर पहुंच जाए। क्या बात समझ रहे हो? 5 बन जाए तो शायद ऊपर पहुंच जाए। तो ये सोचते हैं कि जुड़ के स्टेबल हो जाए। और एक बात बताओ, ये इतने बड़े मास वाले क्या सोचेंगे? हम कैसे स्टेबल हो? हम तो नहीं जुड़ सकते। ये जुड़ गया 238, इसके जुड़ गया तो और अनस्टेबल हो जाएगा भाई। समझ रहे हो ना? तो ये वाले क्या करते हैं, इधर वाले क्या करते हैं? ये कहते हैं भाई हम टूट के अपना बेन बढ़ाएंगे, ये कहते हैं हम जुड़ के अपना बेन बढ़ाएंगे। हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, सीधी बात है। आप भी ये बात समझते हो कि पढ़ाई क्यों कर रहे हो? स्टेबिलिटी पाने के लिए। कल को पैसा हाथ में आएगा, लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाएगी, थोड़ा सा परिवार खुश होगा, थोड़े से हम खुश होंगे, स्टेबिलिटी एक जीवन के अंदर आती जाएगी, है ना। एक स्टेबल इनकम सोर्स अगर आ गया तो स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। सही बात है ना भाई? यही आपकी सोच भी है और इसी के लिए दुनिया काम करती है, इसी के लिए दुनिया दौड़ती है, स्टेबिलिटी के लिए। सही बात है ना? तो ये सोचते हैं कि हमारे पास स्टेबल होने का क्या चारा है, क्या करें स्टेबल होने के लिए? तो ये अपना न्यूक्लियस अटैच कर लेते हैं, अटैच करके बड़ा न्यूक्लियस बना लेते हैं, यानी ये दिखाते हैं फ्यूजन। तो इधर वाले लोग दिखाते हैं फ्यूजन और उधर वाले लोग अटैच होकर कहां जाएंगे? तो ये दिखाते हैं फिजन। इसलिए आपको हमेशा बड़े मास वाले फिजन करते मिलेंगे और छोटे मास वाले फ्यूजन करते मिलेंगे। फ्यूज करने का मतलब होता है जुड़ जाना और फिजन का मतलब होता है टूट जाना। तो ये वाले टूट के राजी हैं, ये वाले जुड़ के राजी हैं। अपना बेन बढ़ाने के चक्कर में ये होता है। देखो ना, ये टूटेंगे, अगर यूरेनियम 238 अगर टूटेगा तो टूट करके कम मास वाला आएगा। कम मास वाले ऊपर चढ़ रहे हैं, देखो कम मास वाले ऊपर चढ़ रहे हैं और ये बहुत छोटे मास हैं। तो ये जुड़ के क्या कर रहे हैं? ये जुड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो हर कोई ऊपर चढ़ना चाहता है। इस ग्राफ में न्यूक्लियस उड़ना चाहता है ऊपर की तरफ, हर कोई ऊपर की तरफ उठना चाहता है। समझ गए ना? हर कोई चाहता है हम आयरन के पास पहुंच जाएं तो हम स्टेबल हो जाएंगे जी। कैसे स्टेबल होना है मालिक आप बताओ? ये कहता है जी टूटना पड़ेगा, ये कहता है जी जुड़ना पड़ेगा। तो जुड़ करके स्टेबल ये होते हैं, फ्यूजन दिखाते हैं, टूट करके स्टेबल ये होते हैं, फिजन दिखाते हैं। आइए थोड़ी सी थ्योरी और पढ़ते हैं। मैंने आपको ग्राफ बहुत डिटेल में समझाया, अच्छे से समझाया। अब एक बार थ्योरी पढ़ेंगे तो चीज और पक्की हो जाएगी। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, आ जाओ। कह रहा है एक्सेप्ट फॉर सम न्यूक्लियाई, कुछ न्यूक्लियाई को छोड़ करके, जैसे कि हीलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, द वैल्यूज ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लाई ऑन और नियर अ स्मूथ कर्व। कह रहा है कुछ को छोड़ करके बाकी सब स्मूथ कर्व पे लाई करते हैं। देखो ये कर्व कितना स्मूथ है। ये शुरू वालों को छोड़ करके, जो इसमें देखो खट 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 ऐसे हो रहा है ना, है ना। तो कह रहा है ये स्मूथ कर्व पे लाई नहीं करते हैं ये लोग, कुछ न्यूक्लियाई। कह रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज वेरी स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई लाइक H1 H2 H3, यानी प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्रीटियम। इनके लिए बहुत हल्के न्यूक्लियाई है ये भी अनस्टेबल है बेचारे। ये जुड़ के खुद का बेन बढ़ाना चाहते हैं। लिखा हुआ है इन द मास नंबर रेंज 2 to 20, 2 से लेके 20 तक। यहां 2 होगा, देखो है ना, यहां कहीं 2 होगा और 50 यहां है, 25 यहां है, तो 20 यहां कहीं होगा, इस जगह पर 20 होगा, है ना। ये सारे के सारे अनस्टेबल हैं एक तरीके से। ये सारे के सारे क्या है, मतलब अनस्टेबल नहीं, सॉरी, ये सारे के सारे क्या है, फ्यूजन दिखाने लायक हैं। ये कोशिश कर सकते हैं फ्यूजन दिखाने की, 2 से लेके 20 वाले, है ना, ऐसा यहां पे लिखा हुआ है। कह रहा आगे
देयर आर वेल डिफाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द कर्व. द मैक्सिमा अकर फॉर हीलियम, कार्बन एंड ऑक्सीजन, इंडिकेटिंग द स्टेबिलिटी. स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है. आप खुद सोचो, अगर मैं आपको बोलूं, सुनिएगा ध्यान से बात, अगर मैं आपको बोलूं कि H2 है, मतलब ड्यूटेरियम है, और एक हीलियम का न्यूक्लियाई है, बताइए दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? क्या जवाब दोगे आप? दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है? सर जो ऊपर है, बात खत्म. तो हीलियम ज्यादा स्टेबल है. अच्छा, फिर मैं अगर ये पूछूं कि भाई हीलियम और लिथियम में कंपेयर करके बता. सर लिथियम तो बाद में आता है. हाँ, तो बाद में आता तो भी अनस्टेबल है. बाद में आता है तो भी देखो नीचे है. ये एनर्जी के कर्व में ये नीचे आता है. एक्सपेरिमेंटली कर्व निकाला गया है भाई, ये थ्योरेटिकल नहीं है. एक्सपेरिमेंटली पता करा है कि लिथियम जो है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, हीलियम उससे ज्यादा स्टेबल है. ऐसे ही कार्बन नाइट्रोजन में कंपेयर करें, देखो यहां कार्बन है, यहां नाइट्रोजन है. नाइट्रोजन कम स्टेबल है, कार्बन ज्यादा स्टेबल है भाई साहब. तो देख लो आप, ठीक है ना. तो यहां से पता चलता है, ये जो शार्प एजेस है ना, इनसे पता चलता है. आगे बढ़ते हैं. ठीक है, वही सेम ग्राफ है, वही सेम बातें कंटिन्यू हो रही हैं. तो आगे देखो क्या बोल रहा है. कह रहा था कर्व हैज अ ब्रॉड मैक्सिमम क्लोज वैल्यू टू 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन. ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोल रखी है इन द मास नंबर रेंज फ्रॉम 40 टू 120. कहां है भाई 40? कहां है भाई 40? कहां है? ये रहा 40. या 32 है ना, तो यहां कहीं 40 होगा. इस जगह पे 40 है. और 40 से लेकर कहां तक? 120 तक. 120 कहां है? ये 100, 150, 125 यहां होगा, तो 120 कहीं यहां होगा. कह रहा है इधर से लेकर के और इधर तक ये कर्व लगभग फ्लैट है ना. ऑलमोस्ट. थोड़ा सा आयरन ऊपर है, मॉलिब्डेनम थोड़ा सा ऊपर है, बाकी लगभग सारे जितने एलिमेंट्स होंगे वो दिखाए नहीं गए, लेकिन सारे इसी रेंज में है. वो सारे इसी फ्लैट रेंज के अंदर है. तो ये बोल रहा ब्रॉडर मैक्सिमम है ना. ब्रॉडर मैक्सिमम यानी ज्यादातर जो एलिमेंट्स है वो स्टेबल है. इसलिए सारे रेडियो एक्टिविटी नहीं दिखाते, सारे फ्यूजन नहीं करते. कुछ चुनिंदा हैं, गिने चुने, ब्लेस्ड है ना बाय द लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो ही दिखाते हैं फ्यूजन या फिजन. ठीक है ना, बात ये हो रही है यहां पर. सही. तो एक बार पढ़ लेते हैं पूरा क्या बोल रहा है ना. 40 से 120. इट हैज अ पीक वैल्यू ऑफ 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन फॉर आयरन. आयरन को स्पेशल मेंशन है भाई, शाउट आउट देना चाहिए अपने को आयरन को. ठीक है ना, जोरदार तालियां हो जाए आयरन के लिए, खूब ज्यादा स्टेबल बन रहा है भाई, बहुत बढ़िया. 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन इज वेरी वेरी हाई. अच्छी खासी बेन है इसकी, बेन इसकी बहुत ज्यादा है. ठीक है ना. आगे, एज द मास नंबर इंक्रीजेस फर्दर, कह रहा है 120 से ज्यादा जाते हैं, मतलब मॉलिब्डेनम से और ये यहां तक आ गए, आयोडीन तक आ गए, उसके बाद फिर ये ऐसे करके गिरनी चालू हो जाती है. देखो लिखा हुआ है एज द मास नंबर इंक्रीजेस. जैसे जैसे मास नंबर बढ़ता है बेन शोज अ ग्रेजुअल डिक्रीज. देखो गिर रहा है ग्राफ, देखो धीरे धीरे ग्राफ गिरना चालू हो गया. और ग्राफ गिरना चालू हो रहा है मतलब अनस्टेबिलिटी बढ़ रही है ना. अनस्टेबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है. एंड ड्रॉप्स टू 7.6 फॉर यूरेनियम की बता रखी है यहां पर. कुछ भी याद नहीं करना आपको, टेंशन ना लें, इसमें से कुछ याद करना नहीं, बस आपको ये स्टडी करना है. ओनली स्टडी करिए और मजे लीजिए इस चीज के. फन है भाई, फन है, एकदम फन है. ठीक है ना. फिजिक्स इज फन भाई साहब, फन लीजिए बस आप. ठीक है. दिस डिक्रीज इज ड्यू टू कूलॉम्ब रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स विच मेक्स द हेवियर न्यूक्लियाई लेस स्टेबल. बहुत प्यारी बात लिखी हुई है, ये मुझे बतानी थी, गलत बात है, मुझे बताना था, इसने बता दिया यार. अब मैं बताता हूं असल में क्या होता है. ये तो आपको समझ में आ गया कि छोटे छोटे न्यूक्लियाई है, इनका बेन बहुत कम है. ये चाहते हैं अपना बेन बढ़ाना, ये चाहते हैं अपना बेन बढ़ जाए. बेन बढ़ाने के लिए जुड़ते हैं, फ्यूजन करते हैं. समझ में आया? फ्यूजन करेंगे, थोड़ा मास ऊपर चढ़ जाएगा और ये राज्य हो जाएंगे जी, हमारा बेन बढ़ गया जी, हम राज्य हैं जी. ठीक है ना. ये वाले तो अच्छे खासे लेवल पे बैठे हैं, ये तो अच्छे खासे लेवल पे बैठा है, फिर ये क्यों अनस्टेबल है? मन में सवाल आया होगा आपके, यार ये तो अच्छे खासे लेवल पे बैठा है, कार्बन और नाइट्रोजन वाले लेवल पे ये बैठा है ना, फिर ये क्यों टूट के राजी है? फिर ये क्यों फिजन दिखाता है? तो फिजन इसलिए दिखाता है क्योंकि ना इसका साइज बहुत बड़ा है भाई, इसके न्यूक्लियस का साइज बहुत बड़ा है. और बोले इतना बड़ा साइज अगर होता है ना तो फर्मी डिस्टेंस पार हो जाता है. क्या था फर्मी डिस्टेंस? जहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगती थी. आप बात समझ रहे हो ना. होता क्या है कि ये कोने में बैठा प्रोटॉन और ये दूसरे कोने में बैठा प्रोटॉन के बीच की दूरी ना 1.5 फर्मी से ज्यादा हो जाती है.
और आपको ये पता है कि अगर 1.5 फर्मी से ज्यादा हो गई तो अब इनमें न्यूक्लियर फोर्स का कोई काम नहीं रह गया। अब इनमें लगने लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, यानी ये इसको रिपल करेगा यहां और ये यहां करेगा और ये फट जाएगा। इसलिए यूरेनियम का फटना बहुत आसान होता है। यूरेनियम बहुत जल्दी फटता है, प्लूटोनियम, थोरियम, ये सब बहुत जल्दी फटते हैं। समझ गए ना? क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है और फर्मी वैल्यू से ज्यादा जाते ही रिपल्शन होनी चालू हो जाएगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। समझ गए ना? यानी कूलम फोर्स आ जाएगी। न्यूक्लियर फोर्स हाथ जोड़ देगी, जी मैं नहीं लग सकती, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा हो गया। अब आप देखो क्या करना है। अब ये दोनों रिपेल करना चालू कर देंगे और न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा या फिर ऐसे ऐसे मचलने लगेगा। रिपल्शन हो रहा है ना, ऐसे ऐसे मचलना चालू कर देता है ये। इसका न्यूक्लियस ऐसा होता है, फटने को राजी हूं जी, अभी फट जाऊंगा, अभी फट जाऊंगा, दूर हो जाओ मुझसे, अभी फट जाऊंगा, ऐसे बोलता है इसका न्यूक्लियस यूरेनियम का। समझ में आया? ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस देखो बेन कर्व की। कह रहा बाइंडिंग एनर्जी कर्व की जरा इंपॉर्टेंस सुन लीजिए। लिखा हुआ बाइंडिंग एनर्जी कर्व कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, जो कि आप सभी का फेवरेट टॉपिक होता है। सर बताइए ना सर, बॉम्ब कैसे बनता है? सर बॉम्ब बताइए सर, बॉम्ब के बिना मजा नहीं आएगा सर, बॉम्ब बता दो कैसे बनता है। लो बॉम्ब सुन लो कैसे बनता है। फ्यूजन वाले बॉम्ब्स भी होते हैं, फिजन वाले बॉम्ब्स भी होते हैं। जो जापान पर छोड़े गए थे वो फिजन बॉम्ब्स थे दोनों। हिरोशिमा नागासाकी जो दो फोड़े थे वो फिजन बॉम्ब्स थे, लेकिन टेस्टिंग फ्यूजन बॉम्ब्स की भी हो चुकी है, हमारे पास भी है। यस, हाइड्रोजन बॉम्ब जिसको बोलते हैं, एच बॉम्ब, वो फ्यूजन वाला ही है। और जो ए बॉम्ब होता है, एटम बॉम्ब बोलते हैं जिसको, वो फिजन वाला है। ए बॉम्ब, एच बॉम्ब, ठीक है? ये अपने पास दोनों है, टेंशन ना ले भाई, अपन फुल कैपेबल ब्रो, फुल कैपेबल। ठीक है, आओ पढ़ लो एक बार। न्यूक्लियर फिजन की बात करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज स्मॉलर। भाई टूटेगा कब? टूटेगा कब? फिजन कब होगा? फिजन का मतलब होता है टूटना। टूटेगा कब? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन स्मॉलर है फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, है ना? बेन जो है वो छोटा है, हेवियर न्यूक्लियाई के लिए भी छोटा है देन द मिडल वंस, बीच वालों से कंपेयर करें तो। कह रहे हेवियर न्यूक्लियर लेस स्टेबल, जो बड़े बड़े न्यूक्लियस हैं वो कम स्टेबल हैं भाई, वो कम स्टेबल है। कह रहा है व्हेन अ हेवियर न्यूक्लियस स्प्लिट्स इनटू लाइटर न्यूक्लियाई बेन चेंजेस फ्रॉम 7.6 टू 8.4। तो बताओ ना यार, जब बेन बढ़ रही है तो क्यों ना टूटना चाहेगा ये? क्यों ना टूटना चाहेगा? जब बेन बढ़ रही है तो क्यों ना टूटना चाहेगा? इमेजिन करो एक ऐसा परिवार है जिसमें 100 लोग हैं। बहुत बड़ा परिवार है, सही से मैनेज ही नहीं हो पा रहा, सही से मैंने सब अपना अपना चल रहे हैं, अपनी अपनी बात सब कर रहे हैं, है ना? वो प्यार वाली बात रही नहीं, बस इज्जत बेइज्जती का सवाल है, इसलिए सब साथ रहे हैं। 100 लोगों का परिवार है। मान लो कोई गांव है, कोई है ना, शहरों में तो नहीं मिलते, गांव में मिलते हैं ऐसे परिवार। तो मान लो गांव है भाई, बहुत बड़ा कुनबा है, सारा गांव इकट्ठा होता है, तो कम से कम भाई 100 बंदों का परिवार है उसका। पर साथ रह पाएंगे क्या? बड़ा मुश्किल है। सब पर निगरानी रखना, सब पर ध्यान रखना कि सब ठीक कर रहे हैं, आप अपना काम धंधा कर रहे हैं, सब अपना अपना देखते हैं फिर। तो कुछ ऐसा यहां पर हो रहा है, समझ जाना, ठीक है ना? इतना बड़ा परिवार होता है यूरेनियम का, ये बड़े बड़े न्यूक्लियस का इतना बड़ा परिवार होता है कि सही से मैनेज ही नहीं हो पाता। तो बोलते हैं भाई चलो टूट के मैनेज हो जाओ, तोड़ लो चलो, है ना? बड़ा अगर 100 लोगों का परिवार है और सही से मैनेजमेंट नहीं हो पा रही है तो क्या बोलते हैं, चलो भाई स्प्लिट कर लेते हैं। परिवार प्यार बना रहेगा, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है, लेकिन हाँ स्प्लिट कर लेते हैं और ताकि स्टेबिलिटी आ जाए। आपने ऐसा भी देखा होगा, कोई बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे टाटा कंपनी है। अब टाटा अपने में से कई सारी छोटी छोटी कंपनी स्प्लिट करती रहती है। रिलायंस स्प्लिट करती है, जैसे जियो है, रिलायंस टेलीकॉम का पार्ट रिलायंस जियो है ना? तो इस तरीके से एक बड़ी कंपनी जब बहुत बड़ी हो जाती है, मैनेजमेंट ढंग से नहीं हो पाती, तो उसको तोड़ करके उसमें से एक पार्ट अलग बना दिया जाता है कि भाई चलो ठीक है, तुम इसको इंडिविजुअली मैनेज करो, हम तो रहेंगे, टाटा कॉन्ग्लोमरेट तो रहेगा, टाटा सन्स ही चेयरमैन रहेगा इसका, लेकिन एज अ न्यू होलसेल कंपनी जो है वो नहीं चलेगी, न्यू बनेगी। तो यही बात हो गई, स्टेबिलिटी को ही रखने के लिए ऐसा किया जाता है। तो वही बात लिखी हुई है। कह रहा जब एक हेवियर न्यूक्लियस टूटता है, स्प्लिट करता है इनटू लाइटर न्यूक्लियाई, तो बेन चेंज करती है 7.6 से 8.4, यानी बढ़ जाती है। अरे बेन बढ़ गई तो और क्या चाहिए भाई, बेन ही तो बढ़ानी थी, है ना? तो ग्रेटर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट न्यूक्लियर रिजल्ट्स इन द लिबरेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी निकलती है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन न्यूक्लियर फिजन व्हिच इज द बेसिस ऑफ एटम बम। एटम बम, एटम बम जो बनता है वो ऐसे ही बनता है भाई। बड़ा न्यूक्लियस फूट जाता है, फूटता है तो एनर्जी निकालता है बहुत सारी, क्योंकि फटेगा तो आप समझ गए ना, कोई परिवार टूट रहा है अगर, तो वो जो सैक्रिफाइसेस करके बना था वो वापस भी तो होंगे ना, मतलब जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ था वो एनर्जी वापस भी तो निकलेगी ना, तो बहुत एनर्जी निकलती है फिर।
जब फिजन होता है तो खूब एनर्जी बाहर आती है। इसी प्रकार फ्यूजन को भी समझो। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फ्यूज करना, जुड़ना। कह रहा था बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस स्मॉल फॉर लाइट न्यूक्लियाई, है ना। हल्के न्यूक्लियस के लिए भी ये बेन जो है वो छोटी होती है। कह रहा दे आर लेस स्टेबल, इसलिए वो कम स्टेबल होते हैं। कह रहा सो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, तो छोटे छोटे न्यूक्लियाई क्या डिसाइड करते हैं, चलो यार अकेले अकेले गुजारा नहीं होता, तेरे बिना गुजारा ए दिल ए मुश्किल, तो जुड़ करके बड़े बन जाते हैं, ठीक है ना। तो व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस, बड़े मोटे तगड़े न्यूक्लियस बनते हैं, द हायर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन यानी बेन बढ़ जाती है, ऑफ द लेटर रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी। बेन बढ़ी है तो भी एनर्जी निकलेगी, दोनों ही केस में एनर्जी निकलती है, बात को समझ लो। फिजन के समय में भी एनर्जी निकलती है और फ्यूजन के समय में भी एनर्जी निकलती है, क्योंकि स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं ना, तो स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी, स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी भाई, खो के, तो एनर्जी निकलेगी बाहर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट हैपेंस इन अ न्यूक्लियर फ्यूजन विच इज द बेसिस ऑफ एच बॉम्ब, देखो लिखा हुआ हाइड्रोजन बम ठीक है ना। तो एटम बम में फिजन होता है, हाइड्रोजन बम में फ्यूजन होता है। ये वही वाला ग्राफ है भाई, पूरा खोल करके दिखाया हुआ है, बड़ा वाला, बड़ी वाली फोटो बना करके। आई होप आपको बात समझ में आई हो कि ये छोटे वाले न्यूक्लियाई कंबाइन करेंगे और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, ये बड़े वाला टूटेगा और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, छोटे वाले जुड़ के ऊपर बढ़ेंगे, बड़े वाले टूट के ऊपर बढ़ेंगे। सब चाहते हैं ऊपर बढ़ना, सब चाहते हैं बेन बढ़े, सब चाहते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़े। लास्ट पॉइंट पर आते हैं अपने इस चैप्टर के, चैप्टर आपका ऑलमोस्ट फिनिश, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्शन पर। भाई न्यूक्लियर रिएक्शन असल में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, इसलिए इसको केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते आप लोग। आपने 9th में 10th में केमिकल फॉर्मूला देखे थे, केमिकल रिएक्शंस देखे थे, असल में वहां पे इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है, वो ऊपर की बातें हैं, आप समझते हो ना। एटम में न्यूक्लियस अंदर होता है बेटा, यहां इलेक्ट्रॉन होते हैं यहां। तो केमिस्ट्री जो है ना वो इसके साथ जुड़ी हुई है। केमिस्ट्री जो है वो इलेक्ट्रॉन का जाना, इलेक्ट्रॉन का आना, है ना, लोन पेयर बनना, लोन पेयर कूद के घूम गया, रेजोनेंस हो गई है जी, है, बॉन्ड बन गया, बॉन्ड से फिर लोन पेयर बन गया, फिर बॉन्ड बन गया, फिर लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन की तो चर्चा है सारी, सारे जो रेडिकल्स हैं, है ना, फ्री रेडिकल जो आप पढ़ते हो न्यूट्रोफिलिक रिएक्शंस के अंदर SN1 SN2, जितना भी आप ये बायो बोल रहा हूं, जितना भी आप ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हो, ये भी क्या है, इलेक्ट्रॉन का आना जाना ही तो है। तो पूरी केमिस्ट्री में यही चलता रहता है, इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का जाना। वहां पर बात न्यूक्लियस के अंदर क्या हो रहा है उसकी नहीं होती, इसकी बात फिजिक्स में होती है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है। केमिस्ट्री का पार्ट है बस इलेक्ट्रॉन का आना और जाना, चल होगी केमिस्ट्री खत्म, ठीक है ना। फिजिक्स की बात होती है न्यूक्लियस के अंदर घुस के। तो आप बात समझ रहे हो ना, इसलिए आपको कभी भी न्यूक्लियर रिएक्शन केमिस्ट्री में देखने को नहीं मिलते, फिजिक्स में देखने को मिलते, ठीक है ना। तो अब आप जो पढ़ रहे हो वो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, दो ही न्यूक्लियर रिएक्शन होते हैं, फिजन और फ्यूजन, यही आपके सिलेबस में है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना, पढ़ लो एक बार। कह रहा है एक रिएक्शन जिसमें स्टेबल न्यूक्लियस की चेंजिंग होती है एक एलिमेंट इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बॉम्बार्डिंग द रिएक्टिंग स्पीशीज विद सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स। मैं आपको समझाता हूं क्या लिखा हुआ है। यह कह रहा है एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, सुनिएगा ध्यान से, एक हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है और एक और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, ठीक। क्या होता है न्यूक्लियस के अंदर, सर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, सही बात है। इसके पास भी क्या है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है। चलो न्यूट्रॉन तो होंगे नहीं वैसे भी क्योंकि हाइड्रोजन है, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, ऐसा मान लेते हैं कि हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, ये दोनों फ्यूज हुए। अब फ्यूज होके मेरे हाथ में क्या है, बता लल्ला, मेरे हाथ में क्या है, बताओ बताओ, मेरे हाथ में क्या है। मेरे हाथ में 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन भी हैं, समझ गए ना। अब 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन वाला कौन होता है, क्या वो हाइड्रोजन होगी। आप मुझे एक बात बताओ, एक हाइड्रोजन है, मान लो ये कौन हुआ, ये कौन हुआ, ये कौन हुआ, ये ड्यूटीरियम हुई, ठीक है ना। ये एक ड्यूटीरियम है, हाइड्रोजन ही है ना, ये ड्यूटीरियम वाला लेकिन आइसोटोप है, ठीक है ना। एक और ड्यूटीरियम वाला आइसोटोप है सपोज करना, ठीक है। और ये दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज हो गए बेटा, फ्यूज होकर के ये कुछ ऐसा बनाएंगे ना जिसमें इनका 1-1 करके 2 प्रोटॉन रहे और 2-2 करके 4
मास नंबर है। तो ये कौन है? ये कौन है? ये एक नया एलिमेंट है, हीलियम। ये एक नया एलिमेंट है, हीलियम। ये केमिकल रिएक्शन नहीं है कि जिसमें जो रिएक्टेंट लिखे जाएंगे वही प्रोडक्ट भी होंगे। ऐसा ही होता ना भाई, जैसे आप लिखते हो केमिकल रिएक्शन H2 + O2, है ना, तो यहां क्या लिख देते हो? NH4 लिख देते हो क्या? यहां अमोनियम लिख देते हो क्या लिख देते हो यहां? या क्या लिख देते हो यहां पर क्या आप ये लिख देते हो क्या? क्या बोलते हैं, CH4 मीथेन। क्या लिखते हो राइट हैंड साइड पे? अबे राइट हैंड साइड पे पानी लिखेंगे भाई, है ना। मतलब प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स की झलक तो दिखेगी ना, प्रोडक्ट्स में रिएक्टेंट्स की झलक तो दिखेगी ना। इसे बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये है न्यूक्लियर रिएक्शन। इसमें एलिमेंट ही नया बनेगा बेटा। तो कंफ्यूज ना होए। मैं बचपन में जब छोटा था मैं बड़ा कंफ्यूज होता था इस चीज को लेकर के। यार हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो उधर हाइड्रोजन होना चाहिए ना, वो नया एलिमेंट। अबे नया एलिमेंट ही तो आएगा जब न्यूक्लियस ही फ्यूज हो गए भाई। कल्ला कल्ला प्रोटॉन था, अब जुड़ के 2 प्रोटॉन बन गए, तो क्या इसको हाइड्रोजन बोले? अब 2 प्रोटॉन वाली हाइड्रोजन, वाह। अबे न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं, आप बात को समझ रहे हो? न्यूट्रॉन ज्यादा हो सकते हैं पर प्रोटॉन ज्यादा हो रहे तो भी हाइड्रोजन है। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं? क्या मैं फिर इसको ऐसे लिखूं क्या? वाह क्या हाइड्रोजन है, वाह क्या हाइड्रोजन है यार। 2 प्रोटॉन वाली, 2 एटॉमिक नंबर वाली हाइड्रोजन, वाह। अबे नहीं भाई, ये हीलियम है, ये हीलियम है। यानी न्यू प्रोडक्ट तो छोड़ो, न्यू एलिमेंट फॉर्म होते हैं एक न्यूक्लियर रिएक्शन में। अब बात को समझना, ठीक है। इसे बोलते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। तो यही लिखा हुआ है यहां पे, कह रहे हैं एक रिएक्शन जिसमें इन्वॉल्व होता है चेंज ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस एक एलिमेंट का इनटू द न्यूक्लियस ऑफ अनदर एलिमेंट। मालिक दूसरा एलिमेंट बन जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करोगे हीलियम बन जाएगी। तुम बोलोगे सर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करके तो सर H2 बनना चाहिए, H2। अरे पगले, हाइड्रोजन का H2 बन। अबे यार फ्यूजन हो रहा है न्यूक्लियसों का, उनके न्यूक्लियाई जुड़ रहे हैं भाई। तो 2 प्रोटॉन आ गए ना उनके न्यूक्लियसों में। तो 2 प्रोटॉन वाला हाइड्रोजन थोड़ी होगा, या H2 गैस थोड़ी होगी। वो तो एलिमेंट ही अलग है, समझ गए ना। और ऐसा कहते हैं कि शायद ब्रह्मांड के स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही थी। ब्रह्मांड के शुरुआत में सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही थी। फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन कहीं कहीं कंबाइन हुई, हीलियम बनी। फिर हीलियम हाइड्रोजन कंबाइन हुए, लिथियम बने। फिर लिथियम और कुछ कुछ कंबाइन हुआ, बेरिलियम बना। इस तरीके से ये एलिमेंट्स 118 बने हैं। समझ रहे हो ना। तो ये सब न्यूक्लियसों में फ्यूजन हुआ, न्यूक्लियस फ्यूज होते गए। एक थ्योरी चलती है ऐसी कि एलिमेंट्स बने तो कैसे बने, इतने सारे एलिमेंट कैसे बन गए? तो ये सब फ्यूज हो के बने। इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर रिएक्शन। इट इज यूजुअली कॉज्ड बाय बॉम्बार्डिंग। बॉम्बार्ड करना मतलब फेंक के मारना, फोड़ देना, मतलब बॉम्बार्ड समझते हो ना, बॉम्ब मार के फोड़ देना। तो बॉम्बार्ड किया जाता है, ठीक है ना। द रिएक्टिंग स्पीशीज विद द सुटेबल हाई एनर्जी पार्टिकल्स। कुछ हाई एनर्जी पार्टिकल्स को फेंक के मारते हैं, और जो ये न्यूक्लियस होता है ये फट जाता है या फ्यूज हो जाता है। वो डिपेंड करता है क्या करवाना चाहते हो। पहले ये बहुत कुछ डिटेल में था आपके सिलेबस में, अब ये पूरा कट गया। जब न्यूक्लियर रिएक्टर पढ़ाते थे ना, सब कुछ पढ़ाते थे उसके अंदर, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा कम हो गया है, मतलब हाथ रोक करके बताते हैं अभी इन चीजों को। आइए एक बार फिजन देख लेते हैं। तो फिनोमिनन इन विच अ हैवी न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कितना मास नंबर होना चाहिए? 230 से ज्यादा, समझ गए ना। यानी यूरेनियम बढ़िया है, थोरियम बढ़िया है, प्लूटोनियम बढ़िया है, ठीक है ना। कह रहा है व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजन। तो क्या हो रहा है, एक हैवी न्यूक्लियस है और वो एक्साइटेड स्थिति में यानी फटना चाहता है। तो फटना चाहता है तो भाई आओ जी आओ, बिल्कुल फटो फटो, सर पे फटो जी, हमारे मुंह पे फट जाओ, एक काम करो। तो फटना चाहता तो फट भाई, हम तो चाहते हैं तू फटे। तो ये एक बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल जो था वो फटना चाहता है। फटता है तो 2 स्टेबल न्यूक्लियाई बनाएगा जो कि सेम कंपेरेबल साइजेस के होते हैं, कंपेरेबल मास नंबर के होते हैं। कहना ये चाहता है, ठीक है ना। कह रहा 1938 के अंदर जो जर्मन साइंटिस्ट थे ऑटो हान और स्ट्रासमन फाउंड दैट व्हेन यूरेनियम इज बॉम्बार्डेड बाय स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। हां जी, अब सुनिएगा इस बात को, यहां वेन से देखना। कह रहा जब यूरेनियम को बॉम्बार्ड किया जाता है यानी फेंक के मारा जाता है एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। आपके मन में सवाल आएगा स्लो मूविंग ही क्यों?
फास्ट मूविंग क्यों नहीं भाई? फास्ट मूविंग फेंको, तेजी से फेंक के मारो, बढ़िया होगा, ब्लास्ट मौज, मजा आ जाएगा। पता है क्या, मजा नहीं आता। अगर आप फास्ट मूविंग फेंकोगे ना तो ऐसा भी होता है कि वो पूरा न्यूक्लियस आर पार करके निकल जाता है, छेद कर देगा बेशक, उसमें आर पार करके निकल जाएगा। स्लो मूविंग इसलिए डालते हैं ताकि हलचल पैदा हो और अपने आप फटे। मैं समझाता हूं, इमेजिन करना कि एक बस है, ठीक है, उस बस में एक सीट लगी हुई है, उस सीट में 5 लोग बैठे हैं, मस्त टिक करके बैठे हैं 5 लोग, ठीक है, आपके बैठने की जगह ही नहीं है जी, ठीक है। अब क्या होता है, अब आप बैठना तो चाहते हो तो ना थोड़ा सा टिका के खड़े हो जाते हो ऐसे अब तो मैं ही बैठूंगा, तेरे उठने के बाद तो मैं ही बैठूंगा, है ना। उसके बाद कहते हो अरे यार दर्द हो रहा है, शायद थोड़ी सी जगह, भैया जी थोड़ा सा उधर होना, थोड़ा सा, अरे कहां हूं, जगह नहीं, थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दर्द, ठीक है, तो हल्का सा टिक जाते हो जाकर के, है ना, हल्की सी ये टिका ली बगल में, ठीक है। अब उसी पे 6 लोग बैठे हैं, ठीक है ना। अब तुम क्या करोगे, अभी तो टिकी हुई अनकंफर्टेबल है, मजा नहीं आ रहा, है ना, थोड़ा थोड़ा सरकाना चालू करोगे, ऐसे ऐसे, थोड़ा थोड़ा, है ना। और ये थोड़ा थोड़ा सरकेगा तो एक बात बताओ, क्या सब लोग डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? वो जो 5 लोग सीट पे बैठे थे, तुम छठे और घुस गए डिस्टर्ब करने में, ठुमका मारे जा रहे हो उसको, है ना, तो सारे डिस्टर्ब होंगे या नहीं होंगे? तो यही करता है एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। देखो यहां पे न्यूट्रॉन लिखा हुआ है। एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन यूरेनियम में जाकर के ऐसे ही डिस्टर्बेंस पैदा करता है, धीमे धीमे जाएगा, उसमें घुस जाएगा, घुस करके जगह बनाएगा, बोलेगा ए प्रोटॉन थोड़ा उधर खिसकना, ए न्यूट्रॉन थोड़ा उधर खिसकना, ए तू आगे देखना, आगे देख, पीछे क्या देखता, आगे देख, है ना। तो जाकर के उसको तंग करता है। अब तंग करेगा तो क्या होगा, अपनी जगह बनाएगा तो क्या होगा, जो कोने कोने वाले प्रोटॉन है वो फर्मी डिस्टेंस से बाहर निकल जाएंगे, और जैसे ही फर्मी डिस्टेंस से बाहर निकलेंगे रिपल्शन चालू, फट 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 जाएगा न्यूक्लियस पूरा, और न्यूक्लियस फटेगा तो बेरियम बनता है, क्रिप्टन बनती है, और 3 नए न्यूट्रॉन निकलते हैं, खूब सारी क्यू यानी हीट निकलती है, अब क्या होगा ये जो 3 नए न्यूट्रॉन निकले हैं एक रिएक्शन के फटने से, माने एक यूरेनियम फटा तो 3 न्यूट्रॉन निकले, अब ये 3 जाके 3 यूरेनियम को फोड़ते हैं, ये 3 जाके 3 यूरेनियम को फोड़ेंगे। अब 3 यूरेनियम फटेंगे तो कितने न्यूट्रॉन निकलेंगे? अब बताओ, एक न्यूट्रॉन ने 1 यूरेनियम फोड़ा, 3 बने, ये 3 जाएंगे तो 3 यूरेनियम फोड़ेंगे तो 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, 9। ये 9 न्यूट्रॉन जाकर के 9 यूरेनियम को फोड़ेंगे तो 27 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये 27 जाके 27 यूरेनियम को फोड़ेंगे तो 108 न्यूट्रॉन निकलेंगे, यानी 3 की पावर n से चलता जाएगा। क्या बात सही है कि नहीं? 3 की पावर n, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, इस तरीके से चलता जाता है। आप समझे? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक बहुत ही वाहियात सी फिल्म आई थी, है ना, उसमें बात बड़ी अच्छी बताई गई थी, लेकिन कि भाई आप किसी का भला कर दो और उसको कहो कि तुम जाके 3 लोगों का भला कर दो, फिर उसको बोलना कि वो आगे से 3 लोगों का, तो ये अच्छा इस तरीके से फैलती जाएगी समाज के अंदर, है ना। वो जब मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बोला कि आप 3 लोगों का भला करो, मैं कहा नहीं कर रहा, मैं 3 लोगों का, चल, तो मैंने अच्छाई वहीं रोक दी। तो मैं वो आदमी हूं जो अच्छाई रोक देता हूं ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अच्छाई नहीं रुक रही है, यहां पर बुराई बढ़ रही है। ऐसा समझो कि एक न्यूट्रॉन आया, 1 यूरेनियम फोड़ा, 3 न्यूट्रॉन फ्री करवाए, इन्होंने जाके 3 यूरेनियम फोड़ दिए। हर स्टेप में, हर रिएक्शन में खूब सारी हीट निकलती है, खूब सारी हीट, और ये इतनी हीट होती है कि कंक्रीट को भी पिघला के नालियों में बहा दे। कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट का जो बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी सीमेंट की बिल्डिंग होती है, कंक्रीट की बिल्डिंगें, वो पिघल के नाली में बहती हैं। ऐसा ही हुआ था जापान में। हिरोशिमा नागासाकी बड़े समृद्ध शहर थे, ये शहर इकोनॉमिक बैकबोन थे जापानीज एम्पायर की, जो एम्पायर ऑफ जापान थी उस टाइम पर, उसके बैकबोन थे ये। जैसे समझ लो कि हमारा इकोनॉमिक बैकबोन कौन है? मुंबई है ना। मुंबई में सारे बैंक्स हैं, वहीं पर हमारी स्टॉक मार्केट रन करती है ना। वहां पर फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? मुंबई को बोलते हैं। ऐसे ही वो फाइनेंशियल हब था, और अमेरिका ने वो 2 सिटीज को ही चुना कि इनकी इकोनॉमिक बैकबोन तोड़ दो, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। और आज तक जापान जो है वो घुटने टेके रखता है अमेरिका के आगे। अमेरिका के वॉरशिप्स आज भी जापान की रक्षा करते हैं। वसाल स्टेट बोल सकते हो उसको, वैसे तो वो कंट्री है, सोवरन कंट्री बोलते हैं खुद को, लेकिन वो एक असल में अमेरिका के तले, छत्र तले जी रहा है वो जापान।
देखो कितना इंपैक्ट होता है। तो भाई जब उसने 2 बम फेंक करके मारे, है ना, लिटिल बॉय, फैट बॉय, लिली, ऐसे कुछ 2 नाम थे मेरे ध्यान से निकल गए। तो जब ये 2 बम फेंक के मारे तो ऐसा बोलते हैं, देखने वाले ऐसा बोलते हैं, कैमरेज भी बकायदा, कि भाई जो कंक्रीट की बिल्डिंग थी बड़ी बड़ी, वो नालियों में बह रही थी पिघल करके, इतनी हीट निकलती है एक न्यूक्लियर रिएक्शन जब होता है। तो समझ गए ना। अब ये तो हुई बम की बात, ये तो हुआ एटम बम का किस्सा। बिजली कैसे बनती है? तो बिजली बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं ना, इनमें से 2 को हर बार रोक लिया जाता है और 1 को ही आगे जाने देते हैं। वो 1 आगे जाएगा तो 1 को फोड़ेगा, फिर 3 निकलेंगे, फिर 2 रोक लिए जाएंगे, फिर 1 आगे जाएगा। इसे बोलते हैं कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और ये क्या था? ये था अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। ये कंट्रोल नहीं कर रहे क्योंकि तबाही मचानी है ना, हाहाकार मचाना है, नरसंहार करना है लोगों का, लोग मारने हैं, बिल्डिंगें पिघलानी हैं, नुकसान करना है, शहर के शहर जला देने हैं। तो फिर कौन सोचेगा कंट्रोल करने की? फिर तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन ही होगा, बम गिरेगा जाकर के सीधा और सब तबाह हो जाएगा। लेकिन अगर बिजली बनानी है तो वो एक कंट्रोल्ड स्ट्रक्चर में बनानी पड़ेगी ना भाई। तो इसलिए जितने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, इंडिया में भी बहुत सारे हैं, बाहर भी हैं, दुनिया भर में हैं, तो जो न्यूक्लियर पावर से बिजली बनाते हैं, बिजली जो हमारे घरों में आती है न्यूक्लियर पावर से जो बनती है, उसमें यह फिनोमेना यूज किया जाता है कि रिएक्शन को कंट्रोल कर लिया जाता है। 3 निकले, 2 रोक लिए, 1 को आगे जाने दिया, फिर उसने 3 फोड़ के निकाले, फिर 2 रोक लिए, 1 को आगे जाने दिया। तो ये रोकने का काम करती है कैडमियम रॉड्स, ग्राफाइट रॉड्स, कंट्रोल रॉड्स बोलते हैं इनको। ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ये 3 में से 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो हीट उतनी मल्टीप्लाई नहीं होती। जैसे 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 108, ये जो हो रहा है ये होना बंद हो जाएगा। 1 से 3, फिर 1, फिर 1, फिर 1, फिर 1, 1, 1, 1, 1, 1, ये चलता रहेगा। तो हीट आएगी। अब उस हीट से पानी को गर्म किया जाता है। बिजली बनाना बता रहा हूं आपको, बम बताना तो बता दिया, बम तो कैसे फोड़ते हैं वो बता दिया। बिजली सुन लो, वो जो हीट निकलती है वो सफिशिएंट होती है पानी गर्म करने के लिए। उससे पानी को गर्म करते हैं, पानी गर्म होगा, भाप बनेगी, भाप बनेगी, टरबाइन घुमा देंगे, उसके साथ एसी जनरेटर जुड़ा हुआ रहता है, ऑल्टरनेटिंग करंट बन जाता है। ठीक है जी। तो इस तरीके से बिजली बनती है न्यूक्लियर फिजन को यूज करके। ठीक है ना। कह रहा दो, ये जो क्यू वैल्यू होती है, ये जो क्यू आया है, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत ज्यादा है। एक रिएक्शन में से इतनी निकल रही है, एक रिएक्शन में से इतनी निकल रही है मालिक। तो आप सोचो कितने रिएक्शन होते होंगे, कितने यूरेनियम फोड़ते होंगे और कितना एनर्जी निकलता होगा हर रिएक्शन में, अगर इतनी निकल रही है तो। ठीक है ना। तो खतरनाक चीज है ये। ठीक है। ऐसे ही फ्यूजन सुन लो, फ्यूजन सन में हो रहा है बेसिकली, और हाइड्रोजन बॉम्ब में भी होता है, लेकिन बॉम्ब अभी तक फोड़ के देखा नहीं, केवल टेस्ट करके देखा है। किसी पे फुल ऑन बम को नहीं देखा गया फोड़ करके कि भाई कितने लोग मर रहे हैं, कितनी बिल्डिंगें पिघल रही हैं, है ना, या कितना नुकसान हो रहा है, वो नहीं देखा गया, और ईश्वर करे देखा भी ना जाए। ठीक है ना। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की बात हो रही है। फ्यूजन का मतलब होता है जब 2 लाइट न्यूक्लियाई, हल्के न्यूक्लियाई कंबाइन करते हैं, और बहुत हाई टेम्परेचर पर ही ऐसा होता है। ये बहुत हाई टेम्परेचर कैसे पॉसिबल हो पाता है पता है? पता नहीं यहां लिखा है कि नहीं लिखा, मैं वैसे ही आपको बता देता हूं कि जब कभी भी फ्यूजन रिएक्शन करवाना होता है ना, तो पहले फिजन करना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि उसके अलावा आप इतनी हीट जनरेट ही नहीं कर सकते कि फ्यूजन चालू हो पाए। फ्यूजन ट्रिगर ही नहीं हो पाता बिना फिजन के। तो पहले फिजन होता है, फिर फ्यूजन होता है। समझ रहे बात को? नहीं तो इतनी हीट जनरेट नहीं हो सकती। आपको पता है इतनी हीट सन के सरफेस पे है या धरती के कोर में है। जितना टेम्परेचर, जितना तापमान सन के सरफेस पे है ना, मैं सन के अंदर तो बात ही नहीं कर रहा, सन के अंदर तो भूल ही जाओ। सन के कोर में कितना टेम्परेचर है वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं सन के सरफेस पे, सूरज के सतह पे जितना जितना टेम्परेचर है ना, उतना धरती के कोर में है, उतना अर्थ के कोर में है टेम्परेचर। तो कोर में जाओगे तो वहां ये फ्यूजन होना पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको धरती के ऊपर करना है ये, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप बिना फिजन के कर रहे हो। तो पहले फिजन करते हैं, फिजन से जो हीट निकलती है उससे फ्यूजन होता है, उससे फ्यूजन होना चालू होता है, और फिर जो हीट निकलती है 5000 गुना ज्यादा होती है। ऐसा बोलते हैं कि फ्यूजन के जो रिएक्शंस हैं वो फिजन से 5000 गुना ज्यादा हीट देते हैं। तो जब ये होंगे तो फिर क्या तबाही मचेगी, कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट तबाह हो सकते हैं। देश तो फिर छोटी चीज है, कॉन्टिनेंट भी तबाह हो सकता है। अगर ये फट गया तो 5000 गुना ज्यादा हीट पर रिएक्शन निकलेगी। लिखा हुआ है प्रोसेस इन विच 2 लाइटर न्यूक्लियाई, छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन करें एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर टू फॉर्म अ
सिंगल हेवियर न्यूक्लियस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। द मास ऑफ द हेवियर न्यूक्लियस फॉर्म्ड इज लेस देन द सम ऑफ, ये ऑब्वियसली होगा, है ना, क्योंकि जुड़ रहा है, मास डिफेक्ट आएगा, और मास डिफेक्ट अगर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एनर्जी निकल के आ जाएगी, ठीक है ना। तो लिखा हुआ फॉर एग्जांपल दो प्रोटॉन अगर कंबाइन करते हैं, देखो H11 कंबाइन कर रहा है तो ड्यूटीरियम बन रहा है, साथ में और भी चीजें निकलती है, इसको बोलते हैं पोजिट्रॉन, छोड़ दो पोजिट्रॉन, ठीक है ना। और साथ में ये जो निकल रहा है V, इसको बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो या न्यूट्रिनो, ठीक है ना। फिर निकल रहा है 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, ऐसे, ठीक है। कह रहा है सिमिलरली दो ड्यूट्रॉन अगर कंबाइन करते हैं, देखो ये ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन कंबाइन कर रहे हैं तो 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकल रही है, ठीक है। अगर हाँ ये भी ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन है, ये हीलियम बना रहा है, ये ड्यूट्रॉन ड्यूट्रॉन मिलकर के एक ट्रीटियम बना रहा है और एक हाइड्रोजन बना रहा है, ये याद रखना है आपको रिएक्शन। हाँ मैं बता रहा था रट्टे मारने, वो इन्हीं के रट्टे मारने, रट लेना इसको, ठीक है, रटना ही पड़ेगा, कोई चारा नहीं है भाई। केमिकल रिएक्शन भी तो रटते ही हो, हैं नहीं रटते क्या, है नहीं रटते क्या। लेड नाइट्रेट की डीकंपोजिशन बताना जरा, रटी नहीं थी क्या, है नहीं बताया था, PbO प्लस NO2 है ना प्लस O2, ये रटी नहीं है क्या, रटना ही पड़ता है भाई, केमिस्ट्री है ये, मतलब ये फिजिक्स, मतलब ये न्यूक्लियर रिएक्शन है, ऐसा ही होता तो ऐसा ही होता है, ठीक है ना। तो ये ऐसा ही है भाई, ये आपको याद ही करना पड़ेगा एनर्जी समेत, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा इसको भी, ये तो मेरे को लगता है याद हो गया होगा। यूरेनियम में न्यूट्रियन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन डाला तो बेरियम, क्रिप्टन और 3 नए न्यूट्रॉन निकल गए, बहुत सारी हीट निकल गई, ठीक जी। ये डिफरेंस दिया हुआ दोनों के बीच में, फिजन फ्यूजन, चाहो तो पढ़ सकते हो, मैं फटाफट से पढ़ देता हूं आपके लिए, ठीक है। फिजन मतलब टूटना, फ्यूजन मतलब जुड़ना। हैवी न्यूक्लियस एक्साइट करने पर स्प्लिट हो जाता है छोटे न्यूक्लियाई में, यहां छोटे छोटे न्यूक्लियाई फ्यूज होके बड़ा न्यूक्लियाई बन जाता है, यहां जुड़ के बड़ा बनता है, वो बड़ा बन के बड़ा होके, मतलब जो बड़ा था वो टूट के छोटे छोटे बन जाता है। कंडीशंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर आर नॉट नेसेसरी, कोई बहुत हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए होता है, बस ट्रिगर चाहिए होता है, न्यूट्रॉन डालना पड़ता है आपको इसमें। कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीमली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर आर नेसेसरी, फ्यूजन चालू करने के लिए बहुत एनर्जी आपको पहले से चाहिए, जो कि सन के सरफेस पे है या हमारे कोर में है। कोर में कौन जाएगा अब, न्यूट्रॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, और यहां लिखा है प्रोटॉन्स आर द लिंक पार्टिकल्स, प्रोटॉन प्रोटॉन ही ज्वाइन होते हैं ना, वो बात यहां लिखी हुई है, ठीक है। ये क्विक प्रोसेस है, ये कई सारे स्टेप्स में होता है, ठीक, बढ़िया, ओके क्या बोले आप, होता है तो होता है। द एनर्जी अवेलेबल पर न्यूक्लियन इज स्मॉल, काफी छोटी होती है पर न्यूक्लियन की एनर्जी, यहां देखो जरा कितने गुना है, देख लो आपके सामने 6.75 और 0.85 ये कितने गुना, आप जरा देख लेना, बहुत एनर्जी निकलती है भाई, ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ यूनिट मास ऑफ फिजनेबल मटेरियल इज स्मॉलर देन द ऑब्टेन केस ऑफ फ्यूजन, एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम यूनिट मास ऑफ फ्यूजन इज वेरी लार्ज, बहुत ज्यादा मिलती है एनर्जी, यही बात लिखी हुई है, ठीक है। इट प्रोड्यूसेस वेरी हार्मफुल रेडियो एक्टिव वेस्ट, ये तो मैं आपको बताना ही भूल गया जब फिजन या फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, है ना, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यूजन तो हार्मलेस है क्योंकि हीलियम ही बन रही है। हाँ मैं आपसे कह रहा था कि जब फिजन फ्यूजन होते हैं तो तबाही तो मचती है निश्चित रूप से, तबाही तो निश्चित रूप से मचती है, लेकिन तबाही होने के बाद कई वर्षों तक, दशकों तक बोलूंगा मैं तो, डिकेड्स तक भी तबाही कंटिन्यू रहती है। इसकी वजह से, रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से। जब भी एक बड़ा न्यूक्लियाई फटता है तो खूब सारी एनर्जी तो निकलती है, लेकिन रेडियो एक्टिविटी भी होती है। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, ऐसे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकलना, वेव्स निकलना, जो कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नुकसान पहुंचाते हैं। और ये ऐसा तक नुकसान पहुंचाया था हिरोशिमा नागासाकी में, जब इसका इफेक्ट देखा गया कि 4 से 5 पीढ़ी जो पैदा हो चुकी है अब तक, वो भी, उसके अंदर भी कुछ विकलांगता है, उसके अंदर भी कुछ कमियां हैं बॉडी में, क्योंकि ये जेनेटिक्स चेंज कर देती है किसी व्यक्ति के, जो इसके एक्सपोज होगा ना, उसके जीन्स में चेंज हो जाएगा, उसके डीएनए में चेंज आ जाएगा, और डीएनए में चेंज आएगा, फिर वो आगे से बच्चे पैदा करेगा तो बच्चों में दिक्कत आएगी, फिर वो आगे से बच्चे पैदा करेंगे उनमें दिक्कत आएगी, फिर आगे से पैदा करेंगे उनमें, तो 5 पीढ़ी तक भी ये दिक्कत देखी गई है। जो जापान में आज भी वो सफर किए हुए लोग, जो विक्टिम लोग हैं वहां के, जो आज भी वहां रह रहे हैं, खैर उनको जापान ने भी और अमेरिका ने भी बहुत स्पेशल प्रिविलेजेस दे रखी है, क्योंकि पता है कि भाई उनके साथ, मतलब इनके पूर्वजों के साथ बुरा हुआ था, जिसकी वजह से आज भी इनके अंदर जो है वो जेनेटिक डिफेक्ट्स हैं, तो उनको काफी स्पेशल प्रिविलेज दी जाती है, उनको सरकारी नौकरी वगैरह, ऐसा कुछ मैंने सुना था कि दी जाती है, बाकी मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं इसके बारे में कि जो जापान में उस टाइम पे लोग थे, उनके वंशजों को आज क्या मिल रहा है।
तो उनको स्पेशल प्रिविलेजेस दी जाते हैं, ऐसा मैंने सुना था, ठीक है ना, मैं श्योर नहीं हूं। तो भाई बहुत सारा रेडियो एक्टिव वेस्ट बनता है, वो वेस्ट अगर नालियों में चला गया, समुद्र में चला गया, नदियों में चला गया, तो फिर पानी को पॉल्यूट कर देगा, पानी हार्मफुल हो जाएगा, रेडियो एक्टिव आ जाएगा, तो जमीन रेडियो एक्टिव हो जाएगी, उससे जो खाना बनेगा वो खाना रेडियो एक्टिव हो जाएगा, वो खाना आप खाओगे तो आप में कैंसरस सेल्स आ सकते हैं, ठीक है। हवा खराब हो जाती है, हवा में सांस लोगे अगर आपको तो कैंसर हो सकता है, ठीक है ना, तो बहुत कैंसर है सही है जो इसका वेस्ट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव वेस्ट जो होता है। तो जल, वायु, पृथ्वी तीनों को दूषित करने वाला इसका वेस्ट होता है फिजन का, ठीक है। लास्ट है, द स्टॉक ऑफ फिजनेबल फ्यूजन इज लिमिटेड, हां जी सही बात है। रिक्वायर्ड फॉर फ्यूजन इज अवेलेबल इन प्लेंटी, ठीक बात है कि फ्यूजन करने के लिए बहुत सारी हाइड्रोजन ही तो कंबाइन करनी है, तो बहुत सारा माल पड़ा है, रॉ मटेरियल बहुत सारा पड़ा है। कह रहे यूरेनियम उतना नहीं है पूरी दुनिया में, यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम ये तीनों उतने ज्यादा नहीं है, तो हमें मांगने पड़ते हैं दूसरे देशों से। आपने सुना होगा हम न्यूक डील्स करते हैं, तो इवन जो अमेरिका भी है ना, वो भी यूरेनियम रशिया से लेता है, चाहे कितना ही गरियाता हो रशिया को, पर यूरेनियम जो लेता है अपने यहां पावर बनाने के लिए वो रशिया से ही खरीदता है, ठीक है ना। हम पे टैरिफ लगा रहा है कि तुम रशिया से तेल क्यों खरीद रहे हो, तुम तो वॉर के सपोर्टर हो, तुम तो यूक्रेन पे वॉर करवा रहे हो। अरे तू भी तो लेता है ये न्यूक्लियर फिजन वाले मटेरियल, वो नहीं दिखता ट्रंप चाचा, सुन लो मेरी बात, सुन लो मेरी ये वीडियो क्लिप ट्रंप चाचा को भेज देना जरा, खुद तो लेता है यूरेनियम, खुद तो न्यूक डील्स कर रखी है रशिया के साथ है, और हमें गरिया रहा, हम पे टैरिफ लगा रहा, क्यों? क्योंकि हम वार सपोर्टर हैं जी। वाह वाह, शाबाश है ट्रंप। एक छोटा सा टॉपिक लास्ट बचा है, रेडियो एक्टिविटी। इसमें कुछ नहीं है भाई, देखो रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होते हैं ना, वो कभी भी फटते नहीं, बिना फटे ही बोल रहा हूं, बिना फटे ही एनर्जी रेडिएट करनी चालू कर देते हैं। पार्टिकल्स के फॉर्म में भी करते हैं, वेव्स के फॉर्म में भी करते हैं, ठीक है। लिखा हुआ यहां पे, बेकरल नाम था इनका, बेकरल, हेनरी बेकरल शायद नाम था, मुझे पूरा नहीं पता, बेकरल लेकिन माना जाता है रेडियो एक्टिविटी को खोज करने वाले। तो बेकरल साहब ने डिस्कवर किया कि रेडियो एक्टिविटी जो है, रेडियो एक्टिविटी वाज अ न्यूक्लियर फिनोमिनन इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस अंडरगोज अ डीके। डीके का मतलब होता है धीरे धीरे करके वो टूटता जाता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, खत्म होता जाता है, और अपना रेडियो एक्टिविटी करता रहता है, यानी एनर्जी रेडिएट करता रहता है, पूरा फटता नहीं है। ये फिजन मत समझना कि फिजन की तरह फट जाता है, वो फट जाएगा तो बहुत एनर्जी निकलेगी ना, ऐसा नहीं हो रहा। धीमे 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 डिके कर रहा होता है, धीरे धीरे खुद को तोड़ रहा होता है। दिस इज रेफर्ड टू एज रेडियो एक्टिव डीके, इसको रेडियो एक्टिव डीके बोलते हैं। रेडियो का मतलब वेव्स हो गया ना, तो वेव्स निकल रही है एक तरीके से समझो। दीज थ्री टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डीके होते हैं। कौन कौन सा? अल्फा, बीटा, गामा। पहले ये बहुत डिटेल में था आपके सिलेबस में, अब नहीं है, तो जितना भी है, जितना भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ मैं वही लेकर के आया हूं, इससे फालतू में बात नहीं करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आता है अल्फा डीके। अल्फा डीके का मतलब होता है जिसमें हीलियम का न्यूक्लियस निकलता है, यानी He2+ निकलता है। इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं ना बेटा, हाँ या ना बोलो, इसी का नाम अल्फा पार्टिकल है ना, तो ये निकलता है। अल्फा डीके होगा तो ये निकलेगा, ठीक है। बीटा डीके अगर होगा तो बीटा पार्टिकल बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, या इलेक्ट्रॉन्स का पॉजिटिव वर्जन जो होता है उसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, बीटा डीके का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन निकलना या पॉजिट्रॉन निकलना। पार्टिकल विद द सेम मास एज इलेक्ट्रॉन्स बट विद अ चार्ज एग्जैक्टली अपोजिट। पॉजिट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन ही है, उसके जितना ही मास है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऐसे ऐसे पार्टिकल भी होते हैं। हमें लगता है 3 फंडामेंटल पार्टिकल है बस, जय श्री राम जी, है ना। कौन कौन से? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं है भाई, बहुत सारे और पार्टिकल्स भी होते हैं, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, म्यूजॉन्स, ग्रेविटॉन्स, पॉजिट्रॉन्स, ये सब कुछ न्यूक्लियर फिजिक्स का पार्ट है। कभी कॉलेज में जाके पढ़ना इसको, अगर इच्छा करे आपकी बीएससी करने की तो, ठीक है ना। बाकी बीटेक में नहीं है ये सब चीजें, ठीक है। तो बीटा डीके इन विच इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिट्रॉन्स, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव वाला भाई है, समझ लो। इलेक्ट्रॉन का भाई प्रोटॉन नहीं है, साफ बताऊं मैं, इलेक्ट्रॉन का भाई प्रोटॉन नहीं है क्योंकि प्रोटॉन अगर भाई होता तो 2000 गुना भारी क्यों होता? 1836 गुना भारी है वो भाई नहीं है, ये भाई है इसका। इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव भाई पॉजिट्रॉन, मास भी सेम, चार्ज भी सेम, बस पॉजिटिव वाला साइन है, ठीक है। फिर तीसरा आता है बेटा गामा डीके। गामा डीके इज नथिंग बट फोटोन निकलना, लाइट निकलना, लाइट निकलना। तो गामा डीके जो होते हैं वो लाइट है। असल में ये गामा रेडिएशन होते हैं जिससे कि कैंसर का इलाज भी होता है, रेडियोथेरेपी बोलते हैं जिसको। तो वो गामा डीके डाल करके किया जाता है, मतलब गामा रेस डाल के किया जाता है, इन विच हाई एनर्जी,
हंड्रेड्स ऑफ के ईवी और मोर फोटॉन्स आर एमिटेड, वो याद है क्या? ये गाड़ी एक्स यूवी इन माई रेंज, इसमें जो गाड़ी है वो कौन है? यही तो है गामा, यही तो है वो गामा। ठीक है ना? तो गामा डीके का मतलब ये हुआ कि ये निकलता है। ठीक है, तो कुछ न्यूक्लियस जो होते हैं वो कुछ पार्ट इसका निकालते हैं, कुछ इसका निकालते हैं, कुछ तीनों निकालते हैं। इस तरीके से अल्फा बीटा गामा डीके होता रहता है। अब डिटेल्स नहीं है तो मैं नहीं छेड़ रहा इन सब बातों को, नहीं तो ये चैप्टर जो था वो एक लेक्चर और लंबा होता। काफी है बेटा, काफी कुछ पढ़ लिया है आप लोगों ने मेरे हिसाब से। नोट्स भाई कंप्लीट कर लीजिएगा, काफी सारी थ्योरी है इसके अंदर भाई, है ना? काफी सारी थ्योरी है। कहने को ये चैप्टर छोटा है लेकिन थ्योरेटिकल है चैप्टर। ठीक है, और फिर वो पूछी भी जाती हैं चीजें, जहां जहां मैंने एम्फेसिस दिया है तो वो तो जरूर से आपको करनी ही करनी है। ठीक है, रिवीजन चालू रखें भाई। नेक्स्ट क्लास में सेमीकंडक्टर्स करेंगे हम। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स चालू करेंगे। तो कैसा लगा आज का लेक्चर भाई? एक बार फटाफट से बता दो अपना रिव्यू, अपना फीडबैक, और फिर मैं आप लोगों से, सर ये बता दो हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को पकड़ा कैसे? इमेजिनेशन से। ठीक है, इंपॉर्टेंस याद करना है बेन की, समझ जाना, मतलब करनी नहीं है, समझ जाना। ठीक है, ठीक है बेटा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं था ना, वो गैस रिलीक हुई थी, है ना? ग्राफीन करके गैस थी शायद, मुझे ध्यान नहीं है, ऐसा कुछ नाम था, ग्राफीन करके नाम था उस गैस का। वो पॉइजनस गैस थी, वो लीक हुई थी भोपाल गैस त्रासदी में। ठीक है ना, वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं था बेटा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना काफी है। मैं आप लोग के लिए एनसीईआरटी पंच अपलोड करवा दूंगा, आप चाहें तो एनसीईआरटी अटेम्प्ट कर सकते हो भाई, न्यूमेरिकल मिलेंगे। ठीक है ना, और वो कैलकुलेट नहीं होते, ऐसे तगड़े न्यूमेरिकल होते हैं भाई, लेकिन करने पड़ेंगे आपको। ठीक है, कोई चारा नहीं है, इसका करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, चेरनोबिल चाहो तो देख सकते हो। अगर आप लोग के पेपर नहीं है, एग्जाम्स नहीं है, तो एक सीरीज आई थी HBO पर, चेरनोबिल। ठीक है ना, ये सीरीज में 5 एपिसोड्स हैं, बस 5 एपिसोड्स हैं। ठीक है, अगर न्यूक्लियस और न्यूक्लियर रिएक्शन के बारे में ज्यादा जानना हो और इच्छा रखते हो ज्यादा जानने की, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप चेरनोबिल देखो। अच्छी सीरीज है, कोई गंद बला नहीं है इसके अंदर, कोई फालतू ये वो सीन ऐसे वैसे नहीं है, है ना? है अंग्रेजों वाली सीरीज, लेकिन ऐसे वैसे कोई सीन नहीं है, और बढ़िया बना रखी है बहुत। ठीक है ना, अच्छी है, मतलब मैं रेकमेंड करूंगा कि चेरनोबिल आप जरूर देखें अगर आपको इंटरेस्ट है तो ऐसी चीजें पढ़ने में। ठीक है, उसका जो लास्ट एपिसोड है, 5वां एपिसोड है, बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, वो बहुत टेक्निकल है, बहुत ज्यादा टेक्निकल बना रखा है, लेकिन अदरवाइज आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी, स्टोरी बहुत प्यारी है। ठीक है, तो ट्राई करिएगा, है ना, चेरनोबिल देखने की। 5 एपिसोड की छोटी सी सीरीज है, ज्यादा बड़ी सीरीज नहीं है। चलो यार, मिलता हूं मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय, भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।